ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु ये कल्पना मात्र है। ये न कोई नुकसान देती है न फायदा देती है। इसका कोई प्रभाव नहीं है, न इसका अस्तित्व है। आप राम को, कृष्ण को मरा हुआ मान रहे हैं? अब राम जन्मभूमि पे तो बाबरी मस्जिद बना दी, राम तो कुछ नहीं कर पाया। हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, अल्लाह भी कुछ नहीं कर पाया। तो एक देश एक धर्म होना चाहिए। मैं किसी बाबा के पास नहीं बैठती हूँ, मैं किसी बाबा को नहीं मानती हूँ जो आडंबर फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, मैं उन्हें भी नहीं मानती हूँ। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लिख रखा है, उसके बजाय अपन कहते हैं इसमें विज्ञानवादी लिखोगा। हमको भारत को विज्ञानवादी राष्ट्र बनाना है। जो देश चला रहा है तो वो ही अंधविश्वास फैला रहे हैं। फिर बाबा में और प्रधानमंत्री में कोई फर्क है? प्रधानमंत्री भी अगर मान लो धार्मिक या मजहबी होगा तो फिर देश की जनता भी उसको काफी फॉलो करेगी। ये जो मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, जिसमें कुरान पढ़ाई जाती है, वैदिक शिक्षा दी जाती है, इनको पाबंदी की जरूरत है। इनकी कोई देश को जरूरत नहीं है। राम मंदिर के नाम पे यहाँ सरकारें बन जा रही हैं, गिर जा रही हैं। आप कह रहे हैं इस देश को जरूरत ही नहीं राम मंदिर की। जगन्नाथपुरी हो, चाहे कामाख्या हो, चाहे काबा हो, इनमें कोई मतलब ऐसे कुछ नहीं है। उनके वहाँ के जो लोकल हैं वो अपना व्यवस्था कर करके उन चीज़ों को प्रकट कर देते होंगे। अगर लोग कहें कि आपकी सफलता में आरक्षण की भूमिका है तो आप क्या जवाब देंगे? जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। अगर जाति प्रथा खत्म हो जाए तो रिजर्वेशन खत्म। साथ में ये भी होगा ना? क्या वाकई ये सच है कि काबिलियत और या काबिल लोगों का नुकसान होता है आरक्षण की वजह से? लड़ाई पूरी ये है कि कम मार्क्स वाले भी आरक्षण की वजह से वहां पहुंच जा रहे हैं जहां पे ज्यादा मार्क्स वाले भी अपनी जाति की वजह से पिछड़ जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के बच्चे ज्यादातर वो पिछड़ रहे थे ओबीसी के बच्चों से। आईएएस सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें टीना डाबी भी टॉपर आ गई। तो एक तो ये समझ लेना चाहिए दिमाग कोई जाति के आधार पर नहीं है। आज आपके परिवार में कोई आरक्षण का लाभ लेना चाहे, आप लेने देंगे? आप आईपीएस अधिकारी हैं, अगर आपके बच्चे को भी अगर आरक्षण की जरूरत पड़े तो सही होगा ये? अगर हम जाति हटा दें और आर्थिक आधार ले लें तो रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट या संसद, आखिरी फैसला किसका होना चाहिए? संसद का ही होना चाहिए। आपको पता है नेता बचा लेंगे रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है। मेरा समाज जितना बढ़ चुका है आगे, अब उसको किसी भी सूरत में आरक्षण की जरूरत नहीं है। सर, आप जाति प्रथा नहीं मानते, आरक्षण मानते हैं। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट आज ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जिस पे शायद आप भी चाहते होंगे कि बात हो। मौजूदा वक्त की राजनीति, धर्म और राजनीति को समानांतर लेकर राजनेता चलते हैं। लेकिन मेरे साथ आज जो गेस्ट के तौर पर हैं, आईपीएस अधिकारी किशन सहाय सर, वो धर्म को मानते ही नहीं हैं। और अगर मैं धर्म कह रही हूँ तो सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, बल्कि मौजूदा वक्त में भारत में जितने भी धर्म है वो किसी के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, सबको नकारते हैं। तो स्वागत करते हैं और इसी ज्वलंत मुद्दे पे आज बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते रीमा जी, आपको नमस्कार। बाद में जो पॉडकास्ट को सुनेंगे उन साथियों को भी नमस्कार। साथियों में किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 9469928737। सर, जब मैं आईपीएस अधिकारी कह रही थी और दर्शकों के सामने जब ये इंट्रो बोल रही थी कि आप धर्म को नहीं मानते हैं और किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तो लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। ये कैसे हुआ है कि आप सिरे से, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या और कोई धर्म हो, किसी को नहीं मानते हैं? मतलब ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? आखिर ऐसे आपने क्या पढ़ लिया या क्या देख लिया? देखो रीमा जी, मैं भी बचपन में खूब धार्मिक था और मैंने बचपन में दूसरी तीसरी क्लास में रामायण महाभारत वगैरह सब पढ़ ली थी। लेकिन जब फिर अपन स्कूल में पढ़े, जो मध्यकाल का इतिहास पढ़ा, तो उसमें देखा कि भाई ये सारे देवी देवता भगवान थे जो हिंदुओं के, इनका सबका परीक्षण हो गया। जब अरब आक्रमणकारी आए, तुर्क आए, मुगल आए, तो इनमें से इन्होंने कोई अपनी मदद करी, सभी मंदिर तोड़े गए, उनकी मूर्ति तोड़ी गई, कोई मतलब उनसे कोई मदद आई नहीं। फिर अपन देखते हैं अंग्रेज आए तो फिर यहाँ इस्लाम वाले आ गए तो अल्लाह भी अपने साथ हो गया था। सिख धर्म भी यहाँ शुरू हो गया था तो वाहेगुरु भी अपने साथ हो गया था। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो पहले से ही थे। तो सबके रहने के बावजूद भी अपन को कोई मतलब खूब लंबी गुलामी झेलनी पड़ी। फिर जब अपन अब इसी समय पे देखते हैं भी चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है। पहले तो भारत में क्या समझते हैं, 4 युग हो गए और भारत में ही दुनिया है, भारत वाले बाहर की तो कोई चर्चा नहीं करते। तो उस हिसाब से फिर देखा गया तो निष्कर्ष के रूप में यह आया
अगर भाई ये सारी काल्पनिक बातें हैं, या जो अपने पूर्वज थे, जैसे मान लो मोहम्मद है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, या ईसा है, ये सब मर गए, और मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ये कल्पना मात्र है। ये न कोई नुकसान देती है, न फायदा देती है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, न इसका अस्तित्व है। आप राम को, कृष्ण को मरा हुआ मान रहे हैं? वो तो सभी मर गए। हाँ। जो अपने, जैसे मान ले, जो पूर्वज अपने आए, मान ले वो रहे भी हो, लेकिन तो हिंदू धर्म ये कहता है कि इन सभी का अस्तित्व है। नहीं, इनका अस्तित्व, जैसे आप कह रहे हो, राम का, कृष्ण का अस्तित्व है, और रामायण महाभारत के हिसाब से उनको मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये भी कहते हैं, साहब राम जन्मभूमि पे तो बाबरी मस्जिद बना दी, राम तो कुछ नहीं कर पाया। कृष्ण जन्मभूमि को भी ले लिया, कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाया। और काशी विश्वनाथ को ले लिया तो शिव शंकर भी कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये देखा कि भाई तीनों जिनको खूब मान रहे हैं उनका तो कोई फर्क पड़ा नहीं। फिर मान लीजिए मस्जिद में अल्लाह की इबादत होती है, तो हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, अल्लाह भी कुछ नहीं कर पाया। तो इनका प्रभाव क्या रहा फिर? मतलब आप कह रहे हैं कि जब मस्जिद टूटे तो चमत्कार होना चाहिए, अगर पैगंबर का अस्तित्व है तो। हम पैगंबर का नहीं, मतलब वो तो पैगंबर तो मानते हैं भाई, वो तो बीच में संदेश पहुंचा था। हाँ। हम कहते हैं भाई पैगंबर वगैरह जो नबी बोलते हैं या अवतार बोलते हैं, ये सब आदमी थे, अपने जैसे मनुष्य थे। अब चूंकि ये आम जन में, ये अंधविश्वास में प्रचलन में था कि भाई कोई ईश्वर अलग गॉड होता है, तो कृष्ण ने तो उसको अपने आप को गीता में कहा, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी बातें मतलब सिर्फ एक आदमी की मत मानो, एक राजा की मत मानो, ये मानो भाई जिसने सृष्टि को बनाया वो मैं हूँ। कुरान में उसने कहा भाई मैं सिर्फ मोहम्मद नहीं हूँ, मैं जो अल्लाह जिसने पूरी सृष्टि को, प्रकृति को बनाया, उसका पैगंबर हूँ, मतलब उसकी बातें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और ईसा ने कहा मैं उसका पुत्र हूँ। तो इन्होंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, जो अंधविश्वास था एक प्रचलन में, उससे जोड़ दिया अपने आप को। 140 करोड़ की आबादी में, भारत की आबादी में, मुझे लगता है कि 99% लोग धार्मिक होंगे, अलग अलग धर्मों को मानने वाले। हाँ बिल्कुल होंगे, है ना? शायद सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जो आपके तरह ईश्वर के या किसी भी मतलब धर्मगुरु के या किसी का भी अस्तित्व नहीं मानते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका नुकसान है कि 99% जो धार्मिक मजहबी हो गए, हाँ। तो उससे क्या अपना धार्मिक दृष्टिकोण बन गया था, अपना विज्ञान तकनीकी में पिछड़ गए। और चीन है, उसमें 90% लोग बाग ईश्वर, अल्लाह, गॉड या किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया। तो विज्ञान तकनीकी में 44 है विज्ञान तकनीकी वर्ल्ड में, उसमें 37 में पहले स्थान पा गए। अगर मान लो ईश्वर, अल्लाह, गॉड होता और मदद करता तो चीन तो बिल्कुल पिछड़ जाना चाहिए और भारत को सबसे आगे आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन भारत में कई दफा हमने देखा है, जब आप वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई हमारा हथियार का निर्माण हो, राफेल या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्तिक बनाया था, आई थिंक नारियल फोड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने विज्ञान को पीछे छोड़ दिया था, आविष्कार भी हो रहा है और हम नारियल भी तोड़ रहे हैं। क्या दोनों समानांतर नहीं चल सकता है? देखो, मैं ये जानकारी के लिए हाँ बिल्कुल सही है। वो राफेल को खरीदने के लाए थे, वो अपन ने बनाया नहीं था। हाँ। तो विज्ञान कहाँ चल रहा है? विज्ञान तो खरीद के लाया जा रहा है, जो तकनीकी जो हथियार है वो तो खरीद के ला रहे हैं। तो अपने देश की जो तीनों सेनाएं हैं, अच्छा, अगर राफेल या कोई भी अत्याधुनिक हथियार अगर हम अपने ही देश में बना रहे हैं, हाँ। उस फैक्ट्री के पास अगर हम नारियल फोड़ रहे हैं या स्वास्तिक बना रहे हैं, तो क्या ये गलत है? हाँ, क्या जरूरत पड़ रही है? देखो, पहली बात तो आप जैसे भाई बहुमत हिंदू का, ये बात सही है, लेकिन फिर दूसरे धर्म वाले उससे जुड़ ही नहीं पाते। आप कोई मान लो एक धर्म की एक्टिविटी करोगे तो दूसरे धर्म वाले से अपना लगाव महसूस ही नहीं करेंगे, तो जनता एक साथ नहीं आ पाती। और दूसरा वो अंधविश्वास है, उससे कोई वैसे फायदा नहीं। वहां पे अगर हम मतलब कुछ और भी, अगर मस्जिद के धर्मगुरु अगर चले जाएं और उनके तरफ से भी वहां पे कलमा पढ़वा दिया जाए, तो क्या तब सही रहेगा? नहीं, किसी की जरूरत क्या पड़ रही? तो फिर आपने पहले कहा कि नहीं, हिंदू धर्म के ही लोग तो बिखराव हो जाएगा। नहीं, मैं ये तो मैं कह रही हूँ सारे धर्म के लोग वहां पहुंच जाए। नहीं, सारे धर्म के पहुंच भी जाएंगे ना। हम कह रहे हैं सारे धर्म देश में प्रचलन में है, लेकिन उससे फायदा क्या मिला? वो तो सारे के सारे अंधविश्वास में है, अलगावाद है। मतलब हर धर्म एक गुट है, इस्लाम एक गुट होगा, हिंदू एक गुट होगा, बौद्ध एक गुट होगा, जैन एक गुट होगा। तो ये तो विश्व स्तरीय गुट है। अब हम मतलब मानव सभ्यता को गुटों में बांटने से क्या फायदा है? अगर मान लें इनको खत्म कर लें तो उल्टा गुटबाजी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा इसके कई नुकसान है। धार्मिक नुकसान। हाँ, धर्म या मजहब के कई नुकसान है।
सबसे बड़ा तो इसमें अलगाववाद पैदा होता है। हर व्यक्ति मतलब अपने धर्म वाले लोगों से नजदीकी महसूस करता है, दूसरे धर्म के लोगों से अपेक्षाकृत दूरी बनाता है। तो एक देश एक धर्म होना चाहिए? नहीं, एक देश और कोई धर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो अंधविश्वास है उनके स्रोत भी ये परंपरागत धर्म या मजहब है, इनके जो ग्रंथ है उनसे सारा अंधविश्वास आ रहा है। जितने लिंग भेद है वो भी मजहबी किताबों में, धर्म ग्रंथों में लिख रखे हैं। एक और बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि इनसे सोच सीमित हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो मुसलमान है तो उसकी सोच का दायरा कुरान, हदीस और उसके नबी की जीवनी हो गई। कोई हिंदू है तो उसकी सोच का दायरा मतलब रामायण, महाभारत, कुरान, मतलब गीता और वेद हो गए। तो इससे सोच बंध जाती है, मतलब उसका आदमी का दिमाग 360 डिग्री सोच नहीं पाता, वो स्वतंत्र सोच कर नहीं रह पाता। अगर मान लो कोई बौद्ध है तो बुद्ध के हिसाब से बस उसी की जीवनी, उसी की बातें करेगा। तो मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई घोड़ा है, उसको अपन ने कोई रस्सी से बांध दिया तो उसका चरने का दायरा सीमित हो गया। उस रस्सी से बाहर कितनी भी अच्छी घास होगी तो चर नहीं पाएगा। अब मैं अपना उदाहरण देती हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। मैं भी बहुत उस तरीके से, जैसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, सारे धर्म ग्रंथ के आधार पे अपने जीवन के फैसले करना, मैं वैसी नहीं हूँ। बट मैं इतना हूँ कि मैं ईश्वर के सामने जब खड़ी होती हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव साइन आता है। मैं जो भी काम कर रही हूँ मुझे लगता है मैं नई ऊर्जा के साथ काम कर रही हूँ, और मेरे लिए धर्म इतना ही है, मेरे लिए आस्था इतना ही है। तो क्या इतना भी नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं तो बहुत मतलब फ्री माइंडेड हूँ, मैं आप जो वैज्ञानिक सोच की बातें कह रहे हैं मैं उसको भी एक्सेप्ट करके चल रही हूँ, लेकिन क्या मेरे जीवन में इतना भी धर्म नहीं होना चाहिए? हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दो चीजें हैं, एक तो कहीं न कहीं जैसे मान लीजिए, जैसे कहते हैं, क्योंकि मैं किसी बाबा के पास नहीं बैठती हूँ, मैं किसी बाबा को नहीं मानती हूँ जो आडंबर फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पे राजनेता राजनीति करते हैं, मैं उन्हें भी नहीं मानती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ अपना उदाहरण दे रही हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने कहा कि वैज्ञानिक सोच वाले लोग होने चाहिए, जो विदेशों में रह रहे हैं, हमारे ही देश के, जो बहुत उच्च पद पे हैं, लेकिन वो भी भारतीय संस्कृति को वहाँ पे लेके जाते हैं। और कहा जाता है कि धार्मिक या ये जो हम सांस्कृतिक चीजें कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें अपने जड़ों से जोड़ता है। तो क्या इसकी भी गुंजाइश नहीं है जो आप बताना और समाज को समझाना चाहते हैं? अच्छा, एक तो मैंने ये मेरे ये कहना है कि जो अगर आपने एक भी अंधविश्वास रख लिया ना तो ये कैंसर जैसा है। जैसे कैंसर की अगर एक कोशिका रहती है तो पूरा कैंसर वापस आता है। अगर मान लीजिए 0.00 मेरे लिए सुनो पूरा सुनो, 0.001 भी कोई चीज होगी तो उसको गुणा करके अपन उसको 100 बनाया जा सकता है। लेकिन अगर 0 होगा तो उसको कितने से ही गुणा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपने कहा भाई मतलब भगवान के सामने या उसमें मेरे को पॉजिटिव फील होता है। क्या आपको अल्लाह के सामने, मस्जिद के सामने वैसे महसूस होता है? नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ ना उस धर्म को। आपकी परवरिश जिस ढंग से हुई उसको आप मान रहे हो। तो मैं यही कहूँ, तो अलगाववाद हो गया ना, आपके दिमाग में थोड़ा अलग सोच हो गए, उनके प्रति अलग सोच हो गए, आपके अलग सोच हो गए, तो अलगाववाद पैदा हो रहा दिमाग में। और जो किसी को नहीं मानता वो सबके लिए सेम हो गए। तो इसका मतलब वो तो और क्यों आप मान रहे हो, आपकी परवरिश हो रखी है। मैंने ये कहा कि अगर मैं अपने ईश्वर के सामने खड़ी हो रही हूँ तो मेरे दिमाग में जो बुद्ध धर्म को मानते हैं या जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं उनके लिए कोई दुराव है, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आपके दुराव नहीं है। अब जैसे मान लो आप अपने भाई हिंदू धार्मिक हो गई, कोई दूसरा इस्लामिक धार्मिक होगा, वो अपनी किताब को मानेगा, तो फिर उनमें एकता कैसे आएगी? वो तो अपनी अपनी किताब को लेके चलते रहेंगे, और ये तो पहले से हजारों साल से चल रहे हैं। तो उसके हजारों साल से चलते तो फिर इस देश की मतलब हालत अपने सामने, सबके सामने दिख रही है। तो उसकी कोई मतलब, अगर मान लीजिए आप सुबह से लेकर शाम तक अगर मंदिर के सामने जाओ, ईश्वर के सामने कुछ नहीं करो, तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। और सप्ताह भर तक नहीं करो तो मतलब हो सकता है कि मैं बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 20-25 साल से किसी ईश्वर अल्लाह गॉड को, धर्म को नहीं मान रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके अगर मान लो इसको परख के देखो, अब कुछ दिनों तक जैसे आपने पॉजिटिव फील किया, फिर एक महीना तो आप ऐसे देखो भाई मैंने कुछ नहीं माना, तब क्या अंतर पड़ता है? तो कुछ अंतर नहीं आएगा। ये मतलब एक तरह से वहम घुसा रखा है, और वो परवरिश की वजह से घुसता है। तो जैसे बच्चे की परवरिश हो जाती है तो उसी तरह से मानने लग जाता है, और वो ऐसा महसूस करता है, लेकिन उसका रियल में कुछ है नहीं वैसे। अच्छा, कुछ है नहीं। आपके घर में पूजा पाठ की जाती है? मेरे घर में नहीं की जाती। कोई भी ईश्वर नहीं, किसी की भी मूर्ति नहीं? हाँ, कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा पाठ। और आपसे अगर मैं आपका धर्म पूछूं तो? मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानता ही नहीं किसी धर्म को। नहीं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मतलब आप पैदाइशी या अभी भी अगर किसी फॉर्म में आपको भरना हो तो आप क्या लिखेंगे? मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लिखूंगा। बट ऐसा कॉलम नहीं होता है।
तो नहीं हुआ तो अपने हिसाब से लिख दूंगा। मतलब आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। मैं इस्लाम, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, यहूदी, पारसी, हिंदू किसी को नहीं मानता, और इसकी जरूरत भी जनता के लिए भी जरूरत नहीं। हम ऐसे वक्त में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जब इस देश में नए सिरे से धर्म को बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है, धार्मिक एंगल से बांटा जा रहा है लोगों को, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो। अगर मैं चुनावी राजनीति पे जाऊं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी पार्टी, मैं राहुल गांधी का भी जिक्र करना चाहूंगी, सब अलग अलग मंदिरों में जाकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और लोग बहुत हद तक प्रभावित होते भी हैं। राहुल गांधी में अगर लोगों से आप बुराई पूछने बैठिएगा तो सबसे पहले कहते हैं अरे वो नास्तिक है, वो तो हिंदू धर्म को नहीं मानता है। और वो ऐसी नौबत आ जाती है कि उनको आप ही के जहाँ से आप रहने वाले हैं, जहाँ के राजस्थान के जयपुर में जाके उन्हें पुष्कर मंदिर में अपना जनेऊ दिखाना पड़ता है। क्या इस देश में हम बैठ के जो बातें कर रहे हैं कि धर्म का अस्तित्व नहीं है या धर्म को नहीं मानना चाहिए, उससे लोगों पे प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी क्या सर्वधर्म समभाव की बात कहता हूँ। हाँ। तो हम तो सर्वधर्म खत्म की बात कहते हैं। अब आप सब धर्मों का आदर करते डोलो तो आप तो फिर ये भी मानोगे सब कुरान में लिखी हुई बातें भी सही हैं, इधर हिंदू ग्रंथों में वेद में लिखी हुई बातें सही हैं, और फिर आपको कुरान में लिखी हुई बातें सही है तो काफिर भी लिखा वो भी उसका भी सही है, मोमिन काफिर का जो वेद लिख रहा है वो भी सही है, इधर 4 वर्ण की बातें लिख रखी है वो भी सही है। तो फिर आप तो उन चीजों को मानोगे, और हम सबको सिरे से खारिज करते हैं। न कोई काफिर है, न कोई मोमिन है, न कोई वर्ण व्यवस्था की जरूरत है, न कोई जाति व्यवस्था की जरूरत है। तो मतलब राहुल गांधी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा, वो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है। मतलब गलत वो भी है। हाँ, वो तो उल्टा धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सब धर्मों को छूट है, तुम अपने अपने अंधविश्वास फैलाओ। हाँ, और भी फैलाओ। हाँ, और अपन कहते हैं भाई जो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लिख रखा है, उसके बजाय अपन कहते हैं इसमें विज्ञानवादी लिखोगा। हमको भारत को विज्ञानवादी राष्ट्र बनाना है, न कि धर्मनिरपेक्ष। जब विज्ञानवादी राष्ट्र बनेगा तब फिर अपन को दिशा मिलेगी। कैसे बनेगा? आप जो कह रहे हैं मैं वही उसी पे लेके जा रही हूँ आपको कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में हुआ। आप कह रहे हैं वैज्ञानिक सोच वाला ये देश बने, तो हमारे देश में नाम कोट कर रही हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जिन राज्यों में चुनाव हो उस दिन आप देखेंगे वो गले में 5 रुद्राक्ष पहनते हैं, वो गंगा स्नान करते हैं, और बहुसंख्यक आबादी जो इस देश की है वो इस बात से खुश होती है। अब आपको बताऊं तो ये देश कैसे बनेगा? हाँ, तो चीन जैसा जो आप कहना चाहते हैं कि चीन जैसा हमें बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हिंदू धर्म के जो गतिविधि भी करते हैं। हाँ। और वो एक बार कलकत्ता गए थे कई साल पहले। हाँ। तो वहाँ अजान पढ़ गई थी, नमाज पढ़ी जा रही थी, तो उन्होंने अपना भाषण रोका था 5-7 मिनट के लिए, और ये बोला था कि भाई हमको दूसरे धर्म की इज्जत करनी चाहिए। बोहरा समुदाय के बीच में वो जाते भी हैं। तो फिर और वहाँ जैसे मतलब उर्स में भी वो अपनी वो पहुंचाते हैं, क्या उसमें बोलते हैं, चादर पहुंचाते हैं। अब मैं मेरी बात बताऊं, मैं 2017 में मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन की मीटिंग ले रहा था एक बूंदी में, केशवराय पाटन है। तो मेरे उसमें लगभग 100 आदमी बैठे थे, जिसमें से 30-40 मुसलमान भी थे। तो वहाँ अजान पड़ गई, तो मेरे को एक ने कहा था वो अजान पड़ गई, रुक जाओ। तो मैंने कहा देखो अपन किसी को मानते नहीं, अपन क्यों रुके उनके लिए? उनको अपने लिए रुकना चाहिए अगर रुकते हैं तो। अपन तो नहीं रुके, मतलब वो उनको पता भी नहीं होगा खैर अपनी मीटिंग के बारे में। तो उसके बाद में फिर मेरे 7 बजे एक जगह दूसरी जगह प्रोग्राम था दूसरे गांव में, फिर वहाँ मंदिर की आरती का टाइम हो गया, तो उनकी घंटी बज गई। मैं तो उनके लिए भी नहीं रुका और उनकी अजान नमाज के लिए भी नहीं रुका। तो हमको अब इनकी जरूरत नहीं है। तो ये क्या है कि धार्मिक आदमी फिर कहीं ना कहीं मतलब वो अंधविश्वासों में डूबा हुआ है, और उससे देश को फायदा नहीं। इसको हम किस तरीके से समझे कि फिर अगर हम आपकी बात को एक्सेप्ट करके अगर मैं चलूं कि धर्म अंधविश्वास फैला रहा है, वो सिर्फ हिंदू धर्म नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म भी, या जितने भी सिख जिसका भी हम जिक्र करें, वो सब अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो इसमें तो जो इस वक्त मौजूदा वक्त में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है, जो देश चला रहा है, तो वो ही अंधविश्वास फैला रहे हैं। फिर बाबा में और प्रधानमंत्री में कोई फर्क है, या राहुल गांधी में कोई फर्क है, या अखिलेश यादव में कोई फर्क है? तो हम तो यही कहते हैं इस देश की जनता ये चाहती है अब भाई ये देश विज्ञानवाद पर आगे बढ़े, और अपन ये जनता ये भी चाह रही है ताकि इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब मूल अधिकार बने। अब अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूल कर्तव्य में आता है, उसको वहां से हटा करके मूल अधिकारों में लाने की जरूरत है। तो उससे क्या होगा, फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दूसरे हैं, ये कानूनी अधिकारों में चले जाएंगे, फिर ये मूल अधिकार से हट जाएंगे। तो अब देश की जनता तो ये चाहते हैं संसद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मूल अधिकार बनाने के लिए प्रस्ताव पास करने चाहिए, संशोधन करना चाहिए। नहीं, मैं इस पहलू को समझना चाह रही हूँ कि देश की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो भी इसी माइंडसेट की है।
नहीं, देश की और जो देश के चलाने वाले लोग हैं वो भी इसी माइंडसेट के हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि धर्म अंधविश्वास फैला रहा है, धर्म से नुकसान हो रहा है, तो ये कैसे खत्म होगा फिर, अगर इससे नुकसान हो भी रहा है? अगर मैं आपके पॉइंट को लेके चलूं तो इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई प्रधानमंत्री भी अगर मान ले धार्मिक या मजहबी होगा तो फिर देश की जनता भी उसको काफी फॉलो करेगी, और ऐसा हुआ भी। रूस में पहले कोई धर्म नहीं था, फिर वहां पर क्रिश्चियन भी गए थे, इस्लाम वाले भी गए थे। उन्होंने कहा भाई हमारे धर्म को अपना ले राजा, उसने कहा। तो फिर उसने क्या कि उसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, और उसके बाद में रूस में फिर जनता ने भी क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। ऐसे ही रोमन साम्राज्य में पहले लोकल उनका धर्म था, वो वहाँ क्रिश्चियन नहीं था। फिर कॉन्स्टेंटाइन राजा हुआ 315 ईस्वी में, फिर उसने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया, तो फिर वहाँ की जनता ने भी अपना लिया। तो जो प्रधानमंत्री होगा या पहले राजा थे उनका असर तो पड़ता ही है। तो हम तो यही तो चाह रहे हैं, जैसे चाहे प्रधानमंत्री जी हैं चाहे दूसरी पार्टी वाले हैं, अब इनको इसमें बहुत गहन मंथन करना चाहिए कि ये देश ये पुरानी चीजों से आगे बढ़ नहीं पा रहा। मुझे तो लग रहा है, अगर मुझसे मेरा अनुभव पूछिएगा तो पत्रकार होने के नाते मैंने ये नोटिस किया है कि साल दर साल लोग धर्म को और धंधा बना रहे हैं, लोग धर्म के आधार पर और राजनीति कर रहे हैं, लोग और भी ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं, चाहे वो दिखाने के लिए हो। तो इसलिए अब जो नई सोच के लोग बाग हैं उनको मतलब आगे आना होगा। तो अगर मान लो अपन इस चीज को बढ़ाएंगे तो इनको भी धीरे धीरे जब जनता में मतलब विज्ञानवाद पॉपुलर होगा और लोग बाग उससे जुड़ते जाएंगे तो इनको मजबूर होकर इन बातों पे आना पड़ेगा। जो प्रचलन में पार्टियां हैं ये सब इस पर आएंगे कि भाई हमारे देश को अब विज्ञान तकनीकी विकास पे आगे बढ़ना है। आपका एक स्टेटमेंट है कि गुरुकुल बंद हो जाना चाहिए, मदरसा बंद हो जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि स्कूली शिक्षा ही अगर धार्मिक एंगल से दी जाए तो और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो स्कूल का पाठ्यक्रम है वो गणित है, भूगोल है, विज्ञान है, इतिहास है, ये जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, इनको पढ़ाने की जरूरत है। ये जो मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा जिसमें कुरान पढ़ाई जाती है, वैदिक शिक्षा दी जाती है और कोई दी जा रही है, या कोई ग्रंथी शिक्षा है या मठी शिक्षा है या मिशनरी शिक्षा है, इनको पाबंदी की जरूरत है। इनकी कोई देश को जरूरत नहीं है। इनमें पढ़े हुए बच्चे मतलब आमतौर पर घुल मिल नहीं पाते, वो धर्म विशेष के प्रति ज्यादा। क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि मदरसे से या गुरुकुल से निकले हुए बच्चे खराब निकलते हैं? ये तो कोई भी परख सकता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आंकड़े आप इतने साल से अधिकारी रहे हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, कोई उदाहरण दे सकते हैं मुझे? ये तो कहीं भी आप देख लो, उन बच्चों से बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा। मतलब मेरे पास ही नहीं, कोई भी इनको परख सकता है। बस वो बच्चे अपना अलग तो ड्रेस कोड में रहते हैं, वो घुल मिल नहीं पाते बचपन से ही। अब स्कूल में जाएगा बच्चा तो उसको सिंपल ड्रेस में रहेगा, उनकी धार्मिक ड्रेस अलग हो जाती है। और कोई मतलब टोपी लगाएगा, कोई जनेऊ धारण करेगा, फिर उनके अलग तरह के ड्रेस में रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को रटते रहते हैं, तो उनका सोच तो अलग हो जाती है। ये तो मतलब बच्चे की जैसे परवरिश होगी ना, बच्चा तो वैसे ही सोचेगा। नहीं, ये दो बातें निकल कर आ रही है। गुरु, आप कह रहे हैं कि जो वैदिक मंत्रोच्चारण का पाठ करते हैं, जो संस्कृत पढ़ते हैं, या जिनको जाना ही है मतलब पूजा पाठ के कार्यक्रमों में, जिनको अपना पेशा ही वही बनाना है, आप उनके ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं? अपन तो यही कह रहे हैं कि भाई जैसे जो पुजारी, मौलवी, पादरी या भंते या साधु साध्वी, इन सब की अब जरूरत नहीं है। और इनसे अगर किसी को मतलब आजीविका में नुकसान पहुंच रहा है तो अगर मान लो विज्ञानवाद या वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो देश में लागू होगा तो अपन तो यही चाहेंगे तो उस समय जो सरकार हो इनके चाहे पेंशन बांध दे, चाहे इनको आजीविका के कोई दूसरे साधन दे दे, पर अब इस देश में इनकी जरूरत नहीं है, इनको खत्म ही होना है। तो सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, मठ, चर्च, ये सब सिनेगोग वगैरह, इनकी सबकी जरूरत नहीं है। राम मंदिर किसी की भी जरूरत नहीं है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे मक्का में वो वहाँ का वो है, उसकी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। मतलब सभी देशों के, अपन तो क्यों विश्व समाज की बात करते हैं। राम मंदिर के नाम पे यहाँ सरकारें बन जा रही हैं, गिर जा रही हैं, आप कह रहे हैं इस देश को जरूरत ही नहीं राम मंदिर की? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ न तो मठ की जरूरत है, न मंदिर की जरूरत है, न गुरुद्वारों की जरूरत है, न मस्जिद की जरूरत है, न दरगाह की जरूरत है, किसी या सिनेगोग की, किसी की जरूरत नहीं है। ये तो फालतू है। आपसे प्रभावित होकर कुछ लोग नास्तिक हुए हैं? आप तो मतलब मेरे से आप एक संस्था का नाम ले रहे हैं, आई थिंक आप उसमें काम करते हैं। वो संस्था का मकसद क्या है? वो मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन है, एक्चुअली अभी संस्था नहीं है। उसमें अपना जो कोटेशन है वो ये है कि अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, धर्म या मजहब विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ
और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। अपन को इस लक्ष्य पे बढ़ना है। जो मुक्त या विहीन है इनको धीरे धीरे खत्म करना है, या मतलब पॉजिटिव बातें हैं इनको मतलब बढ़ावा देना है। कई सारे इस देश में मंदिर भी हैं और मस्जिद भी हैं जो चमत्कार होने का दावा करते हैं। मैं किसी मस्जिद के बारे में बहुत डिटेल नहीं जानती हूँ, तो मैं उस पर नहीं जाती हूँ, लेकिन एक दो उदाहरण मैं हिंदू धर्म के मंदिरों का आपके सामने रखती हूँ, जिसको लेकर लोग अलग अलग मान्यता, जैसे माँ कामाख्या की अगर मैं बात करूँ, असम गुवाहाटी में जो माँ कामाख्या का मंदिर है, उनके बारे में दावा ऐसा किया जाता है कि माता को पीरियड्स आते हैं और उतने दिन वो मंदिर बंद रहता है, और उसके बाद जो एक मेला लगता है उसके नाम पे, और लोग देश भर के कोने कोने से वहां पहुंचते हैं और उसे चमत्कार मानते हैं। अभी हालिया दिनों में ही आपको याद होगा, वो हर साल की घटना है, लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए हर साल बीमार पड़ते हैं। देखो इनमें और इस तरीके से बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, जगन्नाथपुरी हो चाहे कामाख्या हो चाहे काबा हो, इनमें कोई मतलब ऐसे कुछ नहीं है। उनके वहाँ के जो लोग लोकल हैं वो अपना व्यवस्था कर करके उन चीज़ों को प्रकट कर देते होंगे। ऐसा जैसे महिलाओं के पीरियड्स आते हैं, वो तो एक जैविक क्रिया है, वहाँ तो चीज़ें अपन मतलब खाना खाते हैं उसका मतलब वो बनता है, इसलिए आते हैं। मतलब निर्जीव में से अपने आप कुछ ऐसा निकलता नहीं है। तो इन बातों में मतलब वो तो उनकी अपनी व्यवस्था रही होगी। लेकिन सालों साल तक इसे किसी ने खारिज नहीं किया। देखो जैसे आपका इस पे क्या तर्क है? चाहे देखो जैसे अब जगन्नाथपुरी की आप बात करें, हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने इस पर अटैक किया और उसमें तोड़ भी दिया, मतलब मूर्ति वगैरह को। तो अगर उसे चमत्कार तो जोर करना चाहिए था, फिर क्यों नहीं किया? सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया 1026 ईस्वी में, कुछ नहीं हुआ। इधर अपन को राम मंदिर को तोड़ने की बात अपने पहले चल रहा है। हाँ। मस्जिदों को तोड़ दिया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा? तो ये सब मतलब काल्पनिक, मतलब इनसे वैसे जो बातें जोड़ रखे वहाँ के व्यवस्थापक वगैरह अपनी सेटिंग रखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं ये सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मतलब जो नाम लिए उस तक सीमित नहीं है। अपन सबके लिए कह रहे हैं, कोई ऐसा कहीं है ही नहीं, बस पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है। ये आप आईपीएस अधिकारी रहते हुए जो स्टेटमेंट देते हैं, क्या इससे पुलिसिंग पे कोई असर पड़ता है? आपके जो सीनियर अधिकारी या कभी किसी ने ऑब्जेक्शन किया है कि आप सार्वजनिक क्यों ऐसे धर्म के खिलाफ बोलते हो? मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि अपना उद्देश्य महान है। अपन जैसे मान लीजिए, आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहती हूँ कि हाँ, क्या कभी आपके ऊपर कोई प्रेशर, देखो अगर मेरे छोटा कभी कुछ कहा भी होगा तो मैं उसका ज्यादा असर इसलिए नहीं लिया कि अपना उद्देश्य बहुत बड़ा है। अपना उद्देश्य मतलब पूरी मानव सभ्यता को दिशा देना। और कहा है तो ऑब्जेक्शन में जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कहा गया? यहाँ मैं चर्चा उसकी नहीं करना चाहता। नहीं, आप जितना बता सकते हैं उतना ही, लेकिन वो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक आईपीएस अधिकारी जो खुलकर ये कह रहा है कि इस देश में राम मंदिर नहीं होना चाहिए, कोई मदरसा नहीं होना चाहिए, कोई गुरुकुल नहीं होना चाहिए, कोई मस्जिद नहीं होना चाहिए, तो क्या कोई एक कॉल आया जिस सरकार के अधीन आप काम कर रहे थे? मैंने उसका वही उसको जवाब दे दिया। उसके बाद वो मतलब कॉल आया था, मतलब ऑब्जेक्शन था, वो आया, पर मैंने उसका जवाब दे दिया। तो बहुत जल्द आप रिटायर होने वाले हैं, तो उसके बाद क्या इस मसले पे बोलने की और आजादी मिल जानी है आपको, और आप खुल के कितना काम कर सकते हैं? क्योंकि एक दायरे में आप बंधे हुए थे अभी, लेकिन अब जब ये जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जानी है, पुलिसिंग की जिम्मेदारी जब पूरी हो जानी है, तो आप जो ये बोल रहे हैं उसको लेकर क्या आप जैसे हिंदू धर्म के बाबा अगर वो धर्म फैलाते हैं, झंडा उठाते हैं, या मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो आयतें पढ़ते हैं, वैसे ही क्या आप अलग अलग जगहों पे जाके ये मंच से बातें करेंगे कि नहीं नहीं धर्म का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, या आप धार्मिक नहीं हुई? हाँ बिल्कुल, अब तो विज्ञानवाद को मतलब पॉपुलर बनाने के लिए, उसको लोकप्रिय बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जाति धर्म की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, ऊंच नीच छुआछूत जो चल रही है इसको खत्म करने के लिए जगह जगह रैली और मीटिंग की जाएंगी। तो इस विचारधारा को मतलब जन जन तक तो पहुंचाएंगे। और जैसे लोग कहते हैं ना, एक आइडिया दुनिया बदल सकता है, वैसे ये जो मानवतावादी विश्व समाज वही आइडिया है जो दुनिया बदलने के लिए आया, मानव सभ्यता को सही और नई दिशा देने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट का जिक्र किया और जिस पे मैं आना भी चाहती हूँ, कास्टिज्म को लेकर। कास्टिज्म पे मैं जाऊंगी और मैं बात करूंगी कि धर्म और कास्टिज्म ये कैसे नुकसान पहुंचाता है लोगों को, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है रैपिड फायर के तौर पे, मैं जरा धर्म से जुड़ा हुआ आपसे जान लेती हूँ और उसके बाद आगे बढ़ूंगी। आस्था या विज्ञान? विज्ञान। भगवान या बिग बैंग? देखो, भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु, यहोवा, इनकी जरूरत नहीं है, ये फालतू काल्पनिक है, विज्ञान ही है। मंदिर या प्रयोगशाला? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ की जरूरत नहीं है, प्रयोगशाला की जरूरत है।
संविधान या धार्मिक परंपरा? देखो, अब संविधान ही है, पर संविधान में समय समय पे संशोधन होते रहते हैं। परंपराओं के बारे में मेरा ये सोच है कि भाई परंपराओं में जितना अंधविश्वास है उस वाले पोर्शन को हटाना है, और परंपराएं तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि जैसे शादी भी करनी होगी, बहुत सारी वो चीजें हैं, तो इनमें परंपराओं में जितना अंधविश्वास है उस क्लोज को खत्म करना है। गुरुकुल या मॉडर्न स्कूल? गुरुकुल, मदरसा, मठी शिक्षा, ग्रंथी शिक्षा, इनकी जरूरत नहीं है, स्कूलों की जरूरत है। मदरसा या कॉमन एजुकेशन सिस्टम? मतलब स्कूली शिक्षा की जरूरत है, मदरसों की जरूरत नहीं है, न मठी की जरूरत है, न गुरुकुल की जरूरत है। एक साथ। धर्म या मानवता? मानवता, नैतिकता की जरूरत है, धर्म मजहब की जरूरत नहीं है। कर्म या किस्मत? एक एक शब्द में भी जवाब दे सकते हैं। कर्मों की जरूरत है, व्यवहार कर्म। विवेकानंद या भगत सिंह? वैसे भगत सिंह ही ज्यादा था, विवेकानंद ने अपना प्रयास किया, लेकिन और एडवांस मतलब भगत सिंह हुआ, और अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। तो अब सभी, मैं तो ये चाहूंगा जितने हमारे पूर्वज गुजर गए सबके लिए हमारे मन में सम्मान है, लेकिन अंधविश्वासों को अपन नहीं रखेंगे, अपने विज्ञानवाद पे आएंगे। तो किस, विवेकानंद या भगत सिंह? अभी भी अब मैं पूर्वजों में भेदभाव करना नहीं चाहता। जितने पूर्वज गुजर गए अपना काम कर गए, वो अपना काम कर गए। अब जो काम करना अपनी पीढ़ी को करना। चार्वाक या बुद्ध? चार्वाक है। हाँ, चार्वाक है। हाँ। मैंने कह दिया ना, मैं पूर्वजों में भेदभाव के बजाय ये कहता हूँ उनका योगदान जितना है उसको पाठ्यक्रम में लिखो। पुलिस सुधार या न्यायिक सुधार? ये समाज से सुधरेगा, जब पुलिस और प्रशासन न्याय सुधरेगा, जो समाज से लोग वक्त जा रहे हैं। आप आईपीएस नहीं होते तो क्या होते? मैं आईपीएस नहीं होता तो विचारक तो रहता ही रहता, चाहे कहीं भी हो। उसी समय से? अच्छा, आप कॉलेज के समय से आपके थॉट बदलने लगे थे। अब चूंकि आपने जाति सिस्टम को लेकर कहा कि इस देश से जाति सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, क्यों? देखो, इसकी जरूरत नहीं है। इसने इतिहास में अपन को बहुत नुकसान दिया है। जब भी कोई अटैक होता तो जिस जाति का राजा होता उस जाति वाले तो मतलब उसको लगाव महसूस करते हैं, दूसरी जाति वाले लगाव महसूस नहीं करते। राजा भी दूसरी जातियों के प्रति उतना लगाव महसूस नहीं कर पाता था जितना खुद की जाति के प्रति करता है। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही थी, मौजूदा वक्त में आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। जब से सीजेपी का एक आंदोलन हुआ उसके बाद से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन एक चल रहा है। आप मीणा समाज से आते हैं और आईपीएस अधिकारी हैं। इसको जाति मेरी मत लिखो। नहीं, मैं एक सवाल लेती हूँ जिसपे आपको सच में बोलना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग अधिकारी नहीं बोलेंगे तो इस पे कौन बोलेगा? क्योंकि अगर आप समाज का पक्ष रखना नहीं, आप सवाल सुन लीजिए। आप आईपीएस अधिकारी हैं, मीणा समाज से आते हैं। अगर लोग कहें कि आपकी सफलता में आरक्षण की भूमिका है तो आप क्या जवाब देंगे? देखो, आरक्षण से जो कमजोर जाति है, पिछड़ी जाति, उनको फायदा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरक्षण की जाति के आधार पर रखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये ऐसा सवाल नहीं है जैसे पहले मुर्गी आई है कि अंडा आया है। तो चूंकि जाति प्रथा भारत में हजारों साल से चली आ रही है, कुछ जातियों के लोग डिसएडवांटेज में रहे, मतलब नुकसान में रहे, तो इसलिए उनको मतलब सप्लीमेंट करने के लिए, उनको मतलब बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। अब मैं ये कहता हूँ, अगर हम जाति प्रथा को खत्म कर लें तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी जाति के आधार पर। तो आप अभी कंफर्टेबल हैं कि जाति प्रथा खत्म हो जानी चाहिए? हाँ, जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। तो दो बातें इसमें से निकल रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जाति प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, और आपने समानांतर ये भी बातें कही कि जाति मतलब जो ऐसी जातियां हैं जिनको मेन स्ट्रीम में पहुंचाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, हालांकि उसकी समय अवधि सिर्फ 10 साल ही थी, लेकिन वो अभी राजनीति का शिकार होकर अभी तक मामला चल रहा है। तो क्या इस वक्त इस देश में जितने भी पिछड़े दलित समुदाय के लोग हैं, एसटी समुदाय के लोग हैं, क्या वो इतने सक्षम हो गए हैं कि जाति व्यवस्था खत्म कर दी जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए? मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि इस देश में इस वक्त एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। देखो, ये जाति प्रथा कोई SC ST OBC वाले नहीं करेंगे, इसमें तो सब कुछ शामिल होना पड़ेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, चाहे यादव हो, चाहे जाटव हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कोली हो, सबको शामिल होना पड़ेगा। हम इसको ऐसे नहीं ले सकते भाई ये फलाने मिलकर के जाति प्रथा को खत्म करेंगे। और सब जातियों में ऐसी सोच के लोग हैं। अब उनको मतलब लीडरशिप देने की जरूरत है। नहीं, मैं कुछ और सवाल पूछ रही हूँ कि अगर जाति प्रथा खत्म हो जाए तो रिजर्वेशन खत्म, साथ में ये भी होगा ना, जाति खत्म तो रिजर्वेशन खत्म। जाति है इसीलिए रिजर्वेशन है। तो सबसे पहले क्या खत्म होना चाहिए? तो पहले जाति प्रथा मतलब 60-70% लोग बाकी सोच के हो जाए जाति प्रथा खत्म हो, तब आरक्षण पे दोबारा विचार किया जा सकता है। विचार किया जा सकता है या हटाया जा सकता है? वो तो हटाया जा सकता है, यूं भी कह दो उसको। विचार का मतलब यही है। एक सवाल अधूरा रह गया था कि आपकी सफलता में आरक्षण की कितनी बड़ी भूमिका है?
देखो सबके मतलब मैं जो कह रहा हूँ भाई जो SC ST OBC के ज्यादातर लोगों को उसका फायदा मिला, इसमें मैं कोई दो राय है ही नहीं। ऐसे मैं बताऊं, मैं पढ़ने में मैं तो ठीक था, मैं 80-85% नंबर आते थे, तो कई जगह मतलब मेरा वैसे भी सिलेक्शन हुआ, नॉर्मल भी कई बार उसका फायदा भी हुआ। लेकिन नए दौर के जो बच्चे हैं, खासकर जनरल कास्ट के बच्चे, उनके जहन में एक ये बहुत गहरे तौर पे बैठा हुआ है कि आप रिजर्वेशन नहीं हटाएंगे तो हमारे साथ हकमारी हो रही है। नहीं, वो बच्चे जो सोच रहे हैं ना भाई हमको आरक्षण का नुकसान होता, ठीक है, लेकिन जब अपन स्कूल में जाते हैं, जब वो बच्चे अलग अलग बर्तन में खाना खाने की बात कहते हैं, या कोई ऐसे, आप तो खुद मतलब पत्रकार हो, आपको पता है, हाँ हाँ। कोई अगर ऐसे खाना खाने के लिए बनाने के लिए किसी को SC वगैरह की महिला को लाते हैं, उसको खाना नहीं खाते, तो इन दोनों पे एक साथ सोचने की उनको जरूरत पड़ती है। इसका समाधान में इसीलिए मैं तो इसलिए जाति प्रथा से है। अब आपने सारे दौर देखे हैं, मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आरक्षण का फायदा भी मिला आपको, आप एक उच्च अधिकारी रहे हैं, IPS अधिकारी। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद में क्या रिजर्वेशन हटाया जाए? मैंने पहले भी कहा, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए अथक प्रयास की जरूरत है, वो किया नहीं जा रहा। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए हमको ये है कि एक तो जो जातिगत सरनेम है, इनको लगाना धीरे धीरे बंद करने की जरूरत है। जो जातिगत सर, ये समाधान नहीं है, सरनेम ना लगाए कोई, ठीक है, आपके नाम में सरनेम नहीं है, या मेरे नाम में, देखो शुरुआत कहाँ से करोगे? सर, मेरे नाम में भी कुमारी है, सरनेम नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे मैं अपने पिताजी का टाइटल यूज करती हूँ, लेकिन जहां पे भी किसी जाति विशेष की बात आएगी, चाहे वो किसी भी, अभी तो सबको इस देश में अब हर जाति को मिल रहा है आरक्षण, जनरल कास्ट को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हाँ, वो EWS के हिसाब से मिल रहा है, EWS के हिसाब से सबको मिल रहा है। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये दावा कर सके कि नहीं, मेरी जाति को आरक्षण नहीं मिलता है। मैं दूसरी बात कह रही हूँ कि अगर हम टाइटल ना भी यूज करें तो भी तो जातिगत कार्ड बना के और उसका इस्तेमाल होता है। मैं यही कह रहा हूँ, शुरुआत धीरे धीरे अपन को करनी पड़ेगी। अपन जैसे मान लो सरनेम लगाना बंद करते हैं, एक जो जातिगत संगठन बने हैं, इनको पाबंदी लगाने की जरूरत है। जो जाति के नाम से गाने बनते हैं, जो गर्व के गाने बनते हैं, उन पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। जो सेनाएं बनी हुई है जाति के नाम से, इनको बंद करने की जरूरत है। तो धीरे धीरे मतलब प्रयास तो करने पड़ेंगे, सिर्फ कह देने से तो कोई जाति मिट नहीं रही, तो उसके अनुसार प्रयास तो करेंगे। अब जैसे मैं तो पुलिस में रहा, तो मैंने तो ये आदेश निकाल दिया था कि भाई हमारे पुलिस में जो भी मेरे अधीनस्थ हैं, वो कोई अपने नेम प्लेट पे या ऑफिस की प्लेट पे जाति नहीं लगाएगा, और किसी ने लगाया मिला तो उसको तोड़वा दिया ताकि दूसरी सही बनवा ले। वो नहीं सर, मैं कुछ और कह रही हूँ कि जाति का टाइटल कोई ना भी लगाए तो भी जिसको आरक्षण मिलना है वो मिलेगा ही, क्योंकि वो जाति प्रमाण पत्र लगा सकता है ना सर। नहीं, जाति तो अभी तो वर्तमान में तो व्यवस्था जैसे चल रही है, हमने जाति मिटाने के लिए कोई प्रयास तो किया नहीं, सीधे आरक्षण पे आ गए। तो जाति प्रथा को मिटाने के लिए प्रयास करने की जरूरत तो ये जो ऐसे लोग, जो मतलब कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को अब आगे लेके जा रहे हैं कि रिजर्वेशन हटना चाहिए, तो उससे अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें साथ में क्या होना चाहिए? और मैं उनको यही कहूंगा कि वो जाति प्रथा को मिटाने के लिए जोर दें। तो जाति प्रथा जैसे मान लो उनके गांव में जहाँ भी वो रह रहे हैं, कहीं छुआछूत ऊंच नीच रहे उसको मिटाओ, अलग अलग टेंट लग रहे हैं, अलग अलग पंगत लग रही है, उनको मिटाओ। जितने भी जाति के नाम से जितने भेदभाव हो रहे हैं समाज में, उनको धीरे धीरे मिटाओ। सर, ये तो हमारे संविधान में भी मेंशन है, आप IPS अधिकारी रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि किसी के साथ अगर कोई भेदभाव कर दे या किसी को किसी जाति से कोट कर दे तो SC ST एक्ट लग जाता है। तो ये तो पहले से ही है, अब नए सिरे से क्या जरूरत है? देखो, ये तो सही कहा आपने, जो संविधान का अनुच्छेद 17 है, उसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया, लिखने में तो लिख दिया, लेकिन वो लिख देने से चीज हुई नहीं, वो समाज में अभी भी कायम है। इसी तरह से SC ST एक्ट बना दिया था 89-90 में, लेकिन फिर भी अभी भी भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत है ही है। तो हम कह रहे हैं भी इसको हमको ग्राउंड पे ले जाना पड़ेगा, इन बातों को खाली मतलब लिख देने से कोई चीज हो नहीं पा रही। और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कोई कट्टरपंथी टाइप के हैं, जो जातिगत है या धर्मगत कट्टरपंथी है, उनके लिए डीरेडिकलाइजेशन सेंटर भी खोलने की जरूरत पड़ेगी, कि जो सोशल मीडिया पे सरेआम अपनी जाति का बढ़ावा देने की बात करते हैं या दूसरी जाति को जो जातिगत बातों को भावना को उकसाते हैं, तो उनको समझाने की जरूरत भी है। मतलब या टीज करते हैं कि आप तो आरक्षण से आए हुए हो, या आपने तो फायदा उठाया, जो भी मतलब जाति के नाम से जो भी मतलब कोई बात होती है, तो उसके लिए मतलब इस तरह के प्रयासों की जरूरत है। अपन देखो, जाति मिटाने के प्रयास तो किए नहीं सर, क्योंकि आप ऐसे ओहदे पे हैं जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप किसी जाति विशेष को लेकर आगे बढ़ेंगे, और मैं आपसे उम्मीद भी कर रही हूँ। क्या वाकई ये सच है कि काबिलियत और या काबिल लोगों का नुकसान होता है आरक्षण की वजह से? देखो, ये तो उनको लगता होगा कि उससे कम नंबर का बच्चा अगर सेलेक्ट होगा तो लगता होगा। यही पॉइंट है, मेन पॉइंट ये बिल्कुल लगता होगा कि कम नंबर का बच्चा आगे बढ़ जाता है आरक्षण की वजह से, और जिनके नंबर ज्यादा हैं वो नहीं बढ़ पाते हैं। इसमें लेकिन इसका दूसरी तरह से सोचो,
मतलब ये रिप्रेजेंटेशन की बात है भाई, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अलग अलग जाति का। अपने क्या होता है कि हर जाति का व्यक्ति ये सोच रहा है वर्तमान में भी और पहले भी, अगर भाई मेरी जाति का भी वहाँ मतलब साझेदारी होनी चाहिए। अगर साझेदारी नहीं है तो वो अपने आप को मतलब दूर महसूस करता है पुलिस प्रशासन से भी। पर इसके साथ साथ एक चीज और सोचो आप, जैसे आप नीट की परीक्षा हुई जी, और नीट की परीक्षा में एक बच्चा टॉपर आया और एक बच्चा लास्ट में आया। अब लेकिन उसकी अगर आप सर्वे करोगे और पाओगे कि भाई जो टॉपर आया वो बच्चा अच्छा डॉक्टर बना या लास्ट में वाला बच्चा अच्छा डॉक्टर बना, तो ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं। इसी तरह जैसे मान लो कोई बच्चा आईएएस टॉपर आया और कोई बच्चा आईएएस में लास्ट में सेलेक्ट हुआ, तो ऐसा आपको भेद नहीं मिलेगा कि साहब ये टॉपर आया था, ये तो बहुत तगड़ा कलेक्टर मतलब वो कर रहा है, ये जो लास्ट में आया था ये तो बिल्कुल फेल्ड है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई मतलब सर्वे भी नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकल पाया भी नहीं जा रहा। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से नंबर कम ज्यादा भले ही वो ला रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं है। बाद में जो चीजें चलती है, उनका व्यवहार होता है, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी थॉट थिंकिंग होती है, उस हिसाब से होता है। भले उस समय वो कम पढ़ा होगा। और आपने ये भी देखा बीच में ये भी कैंपेन चला कि आप क्या कम मार्क्स या माइनस में आए हुए मार्क्स वाले डॉक्टर से इलाज करवाना अपना प्रेफर करेंगे आरक्षण को लेकर, ये भी भाई देखो इसमें बताऊं, अब माइनस मार्किंग या कम मार्क का तो ये तरीका है, अगर आप पेपर को बहुत टफ बना दोगे तो वो तो उसमें फिर जीरो सबके आ जाएंगे। तो ये तो पेपर जैसे मान लो आपने पढ़ाया तो कुछ है और क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बहुत अलग ही बना दिया। आमतौर पर क्या होता है, ये जो IIT के विशेष रूप से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, क्यों चल रहे, वो जो उसका एग्जाम होता था JEE एंट्रेंस का, तो वो तो क्या कि उसका स्टैंडर्ड तो कुछ अलग ही है और 12th के आधार पर देते, तो 12th में जो पेपर मतलब अपन पढ़ाई करते उसका स्टैंडर्ड कुछ अलग ही है, इसलिए कोचिंग की जरूरत पड़ी। तो ये तो क्या आपकी जो सिलेबस तो एक ही है दोनों का, लेकिन वहाँ क्वेश्चन अलग तरह के पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ाई को आप उस तरह सेट करो। अब आपकी पढ़ाई में तो आपने कुछ पढ़ा है, लड़ाई पूरी ये है कि कम मार्क्स वाले भी आरक्षण की वजह से वहां पहुंच जा रहे हैं जहां पे ज्यादा मार्क्स वाले भी अपनी जाति की वजह से पिछड़ जा रहे हैं। ये लड़ाई है बस, मौजूदा वक्त में ये लड़ाई चल रही है। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक IPS अधिकारी से उसका तो आपने पहले बता दिया ना। एक तो भाई अभी जैसे सभी जातियों को आरक्षण हो गया, तो मतलब सब इक्वल, सभी जातियों को खड़े, मतलब जिसकी जितनी भागीदारी हिस्सेदारी वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। अभी जैसे हमारे RSC में भर्ती हुई थी तो मैं उसमें मतलब उसका चेयरमैन था, वो कोई 15-16 बटालियन भर्ती हुई थी, तो मैं सबका चेयरमैन था। तो मैंने वहां देखा कि EWS के बच्चे ज्यादातर वो पिछड़ रहे थे OBC के बच्चों से, मतलब उनकी मार्किंग कम जा रही थी परसेंटेज, और OBC की ज्यादा जा रही थी। ओके, तो इसलिए मतलब वो, और जनरल में भी OBC के बच्चे ज्यादा आ रहे थे। ओके, जनरल में भी जनरल के बच्चे के ज्यादा वो जा रहे थे, EWS की मार्किंग तो काफी नीचे जा रही थी। तो इसलिए ये तो मतलब इस तरह का कोई है कि इससे फिर उसका डिसाइड भी नहीं होता भाई ये परफॉर्मेंस कैसी देगा। और फिर आपने ये भी देखा होगा भाई, जैसे IAS सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें टीना डाबी भी टॉपर आ गई, जो SC की थी, कनिष्ठ भी टॉपर आ गया। तो एक तो ये समझ लेना चाहिए दिमाग कोई जाति के आधार पर नहीं है। अब घर की परिस्थिति है, वो किस तरह से पढ़ा होगा, उसको कैसी परिस्थिति रही होंगी, कैसा मोटिवेशन मिला होगा, तो उससे फर्क ज्यादा पड़ रहा है, न कि कोई जाति विशेष में। उस बच्चे की भी मानसिक स्थिति आपसे समझना चाहती हूँ, जो आरक्षण के जरिए उसको सीट मिली, फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ा, करियर में आगे बढ़ा, लेकिन पूरे करियर में उसको उसी नजर से देखा गया कि तुम तो आरक्षण की बदौलत यहाँ पे हो। तो ये क्या ऐसा फेस करने वाले बच्चे, तो ये तो, क्या आपने भी अपने करियर में ऐसा कुछ फेस किया था? तो अपने सही है भाई, अपने देश में क्या नैतिकता की कमी रही, तो जिनको मतलब पीछे रखने के लिए जो जिम्मेदार है वो उनका मजाक बना रहे हैं। अपने देश में जो जाति प्रथा है, इसने अपने नैतिक पतन कर दिया। हमने अरबों को, तुर्कों को, मुगलों को, अंग्रेजों को तो बराबर बिठा लिया, लेकिन हमारे जो भाई बंधु थे हजारों साल से, उनको बराबर कभी नहीं बिठाया। और फिर उनके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार फिर उनको चिढ़ाने के लिए, तो वो नैतिकता का अभाव है। तो वो नैतिकता विकसित करने की जरूरत है। ऐसा होता है ना, मैं जो पहलू समझना चाहती हूँ, देखो आपको भी क्या ऐसे स्टूडेंट को बाद में या उसके पूरे करियर में ऐसे टीज किया जाता है कि आप आरक्षण की बदौलत हो यहाँ पे, आरक्षण नहीं होता तो शायद आप यहाँ नहीं होते? वो देखो जो अनजान लोग बात करते हैं, जो जानते हैं ना, परिचित होते हैं, वो तो ऐसी वो की बात नहीं करते। लेकिन ये होता है या नहीं होता? जो मतलब उसको परिचित नहीं होते ना, उससे कह देते हैं। जो परिचित नहीं होता ना, उससे कह देते हैं। जो परिचित होते हैं वो तो कहते नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे लिए मैंने BE करी इलेक्ट्रॉनिक्स में MNIT जयपुर से, ठीक है, और मेरे 67% थे उसमें, और हमारे और मेरे क्लास टॉपर था एक राजेश गर्ग था, उसके 80% थे। और ES की परीक्षा हुई इंजीनियरिंग सर्विसेज की, और मेरा 46वां स्थान आया और उसका 64वां स्थान आया। अब क्या कहोगे इसको?
तो ये तो ऊंचा नीचा होता रहता है, लेकिन ये घरेलू परिस्थिति भाई उसकी कैसी रही, उसमें किस तरह पढ़ाई, मतलब कई बच्चे को भाई घर वाले क्या कहते हैं। लेकिन ऐसे भी तो मौके आए होंगे ना, हाँ। जब आपको सिर्फ आप कहाँ से आते हैं और आप किस जाति से आते हैं इसको लेकर ऐसा दावा किया गया कि नहीं ये तो इनको तो मिल गया होगा मौका। नहीं कह देते हैं, पर मैं कह रहा हूँ तो सबके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हाँ। हमारे देश में मतलब नैतिकता का अभाव है। हाँ। तो हम मतलब वो चीज़ को गहराई से नहीं जाते हम, मतलब ये जाति प्रथा में जो रहा ऊंच नीच हुआ तो अमानवीय है, और उसको हमने स्वीकार किया और उसको मतलब लगातार कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो ये नैतिकता की कमी की वजह से लोग बात कहते हैं। और लेकिन अगर मान लो नैतिकता सुधर जाए तो जाति प्रथा तो तुरंत खत्म हो जाए, क्योंकि ये नैतिकता जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब इसका हम फायदा भी उठाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि पहले से ज्यादा ये मुद्दा हावी हो गया है। नहीं, पर अब चर्चा हो रही तो मिटेगा भी क्यों? अगर कोई समस्या को अपन छुपाएंगे तो फिर वो तो पड़ी रहेगी सुसुप्त अवस्था में। अब इसको निकाल के ला रहे हैं, कोई आरक्षण के पक्ष में बोल रहा है, कोई खिलाफ बोल रहा है। मैं एक चीज और बता दूं, सब जाति में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया हो, चाहे जो जिन जाति को आरक्षण नहीं है, उनमें भी लोग ये आरक्षण, जातिगत आरक्षण के पक्ष में है। जब संसद में जब बहस मतलब वोटिंग होती है तो सब जाति के एमपी उसमें मतलब पक्ष में वोट करते हैं आमतौर पर। तो ऐसा नहीं है। ये तो इस देश की कड़वी सच्चाई है। चाहे हम आप कोई भी, अगर आप भी आज खुल के बोले कि नहीं आरक्षण हटा दिया जाए, या मैं भी खुल के कहूं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए इस देश में, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो भी जो हमारे देश के राजनेता हैं वो इस पे अग्री नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक इस देश में चुनावी राजनीति है, जब तक वोट बैंक की राजनीति है, तब तक रिजर्वेशन नहीं खत्म होने वाला है। हाँ, इस पे बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है, तो लेकिन बीच का रास्ता क्या निकल रहा है? वोट नेता तो नहीं खत्म नहीं करेंगे। वोट बैंक नहीं, मैं तो यही कहा आपसे पहले भी कहा भाई जाति प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयास तो शुरू करो। हम इसको तो छेड़ने नहीं चाहते और सारी बातें करेंगे, तो भाई इसमें तो शामिल हो जाओ। अब मान लीजिए परिस्थिति अपने पक्ष में आ गई, अपन देखते हैं अब सभी जाति धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेज में सब एक साथ पढ़ रहे हैं, टीचर सब जाति धर्म के होते हैं, राजनीति में सब जाति धर्म के नेता होते हैं। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक कर रही है, शिक्षा व्यवस्था अपन को एक कर रही है, बस ट्रेन भी एक साथ चल रहे हैं, परिवहन के कम्युनिकेशन के साधन अपन को एक कर रहे हैं, विज्ञान में भी अपन को देखते हैं भाई सबका एक दूसरे का ब्लड चढ़ जाता है, किसी जाति का पर्टिकुलर कोई ग्रुप नहीं है। और विश्व स्तरीय सोच भी अपन देखते हैं, चीन में, रूस में, अमेरिका में तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो अब अपन को सारी परिस्थिति ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि जाति प्रथा को खत्म करिए आप। तो इसके लिए अपन को मतलब एक तरह से कैंपेन करने की। लेकिन अभी भी जो आंदोलन होने वाला है, आपको कुछ दिन में लोग सड़कों पे दिखेंगे भी, क्योंकि वो मूवमेंट, एक माहौल तैयार हो रहा है। तो वहां भी जाति हटाने की बात नहीं हो रही है, वहां भी सिर्फ रिजर्वेशन हटाने की बात। तो मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि वो अपने साथ आ जाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में, जाति प्रथा, धर्म प्रथा को खत्म करने के लिए उनको सबको अपने विचारधारा मानने की जरूरत है। आज आपके परिवार में कोई आरक्षण का लाभ लेना चाहे, आप लेने देंगे? देखो मैं बताऊं, जिससे कोई बच्चा पैदा हुआ उसका अपना राइट होता है। माँ बाप उसको ऐसे नहीं कर सकते। जिस दिन वो पैदा होगा, अगर माँ बाप भी उसको मारेंगे ना तो उसको हत्या केस लग जाएगा। तो वो तो बच्चा खुद तय करेगा, मैं नहीं लेना। आप अभी तय कर सकते हैं। नहीं, देखो ऐसा आप तय कर सकते हैं, बिल्कुल तय। देखो वयस्क होने के बाद जैसे सरकार कहती है कि सब्सिडी छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट करती है ना, तो अगर आपसे ही कहा जा रहा है कि आप आरक्षण छोड़ दीजिए, क्योंकि आप आईपीएस अधिकारी हैं, अगर आपके बच्चे को भी अगर आरक्षण की जरूरत पड़े तो मतलब सही होगा ये? हाँ, तो मैं बताऊं ना उसमें क्या होगा। जैसे कोई बच्चा बिना आरक्षण के आ गया, हाँ, लेकिन उसकी जाति के आधार पर उसको ट्रीटमेंट मिल रहा अभी भी। ऐसा नहीं साहब ये मतलब इसने आरक्षण से नहीं आया। मान लो टीना डाबी होगी, चाहे वो आईएएस टॉपर रही है सर, लेकिन कई बार आप आईपीएस अधिकारी हैं, आपके बेटे के साथ सिर्फ आईपीएस अधिकारी के बेटे जैसा ट्रीटमेंट होगा। आप जब भी इस ओहदे पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद जाति पीछे चली जाती है। देखो आप जाति प्रथा को मतलब कम तर आंक रही है, मतलब आप जो रियल हकीकत है ना उससे दूर जाके मतलब मन से आंक रही है। रियलिटी यही है कि अपने देश में जाति प्रथा के आधार पर आपसे कोई बात कोई शुरू करेगा तो पहले जाति पूछेगा, फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं लोग। और ये हमारी प्रैक्टिस में डली हुई है, उसमें अपना सब शामिल है। और हमने इसको मिटाने के लिए प्रयास किए ही नहीं है, तो अब अपन ने शुरू किया है और मुझे खूब रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग सब साथ आना चाहते हैं। लेकिन सर मैं जो पूछ रही हूँ कि एक आईपीएस अधिकारी के बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? तो मैंने बता दिया ना, जब कोई बच्चा पैदा हुआ, आप तो मतलब डिक्टेट नहीं कर सकते अपने बच्चों को। कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके अपने राइट पैदा हो जाता है। तो राइट पैदा हो गया तो अब वो खुद को उसको सोचना है कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना। वो खुद को समझदार वयस्क होने के बाद बच्चा खुद तय करता है। तो आप ऐसे सोचो ना, माँ बाप तय करेंगे तो फिर तो आप शादी के लिए भी कहोगे आप तय करोगे, फिर तो उनका राइट आप वहाँ भी छीन लोगे। मतलब आरक्षण का राइट बच्चों का है, वो तो उसी का है और क्या, जाति का बच्चों का ही है।
सर आप ये पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं पूछ रही हूँ? हाँ बिल्कुल। मतलब इस देश में एक और चर्चा होती है क्रीमी लेयर की, हाँ। हालांकि वो ओबीसी तक सीमित रखा हाँ। जाता है, लेकिन अगर मैं इसको SC ST पे लेकर के आऊं कि क्रीमी लेयर, तो देखो भी आप अगर यही कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा क्रीमी लेयर। हमने मैं ये 10 साल अगर हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, मैं बताऊँ SC ST में अगर क्रीमी लेयर लागू होता है, हाँ सर बताइए, तो मैं तो उस पर कोई कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरे तो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए ठीक, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं खुद से आपको छोड़ने की अगर पूछूं, तो आप नहीं छोड़ेंगे? मैं क्या छोड़ूंगा, मैं तो वैसे मतलब रिटायर होने जा रहा हूँ, क्या छोड़ना है? नहीं, मैं आपके बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ या आपके नेक्स्ट जनरेशन के बारे में पूछ रही हूँ। आपको तो मैंने एक बार ही समझा दिया, बच्चे का खुद का। ये जो मेरा सवाल है, आप सर प्लीज खुद पे मत लीजिएगा। खुद पे नहीं ले रहा मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण बना रही हूँ, लिए कह रहा हूँ। मैं उदाहरण बना रही हूँ आपको कि सपोज आप IPS अधिकारी हैं, कोई एम्स का डॉक्टर है, आपकी जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति, क्या उसको भी आरक्षण की जरूरत है, उसके नेक्स्ट जनरेशन को? देखो वहां भी आपने ये कहा था कि वो जैसे उस गैस की सब्सिडी खोजने के लिए मतलब प्रेरित किया था, उसने छोड़ दिया तो बच्चा खुद छोड़ दे, तो कोई मना थोड़ी करेगा, घर वाले तो मत छोड़। लेकिन वो बच्चे का खुद का ही हक है, और अपन मतलब सिर्फ आरक्षण हटाओ अभियान तो अपन चला नहीं रहे, अपन जाति प्रथा हटाने के लिए कर रहे हैं। तो जब जाति प्रथा मतलब अपन कह रहे हैं 60-70% लोग जाति प्रथा को मतलब दिमाग से हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, हाँ या ना में अगर मैं पूछूं तो, अगर आपसे मैं कहूँ, हाँ मेरे से कहोगे तो मैं यही कहूँगा, जैसे मतलब जाति प्रथा खत्म करके फिर आरक्षण को तो वैसे ही बदल दूंगा, फिर गरीबी अमीरी का आधार मतलब पहले जाति प्रथा, पहले जाति, मैं और भी सारी नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ 60-70% लोग बाग भी सोच के हो जाए, हाँ मतलब बहुमत ही सोच। लेकिन अगर मुझसे पूछिएगा, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, तो अगर मैं तो ये चाहूंगी कि अगर मेरे सामने IPS अधिकारी बैठे हैं, या मैं किसी और ऐसे उच्च अधिकारी के सामने बैठी हूँ, या किसी डॉक्टर के सामने, या किसी बहुत बड़े प्रोफेशनल के सामने बैठी हूँ, तो कम से कम मैं उनसे तो उम्मीद कर रही हूँ ना कि एक समाज में जो गलत मैसेज जा रहा है कि किसी के साथ हकमारी हो रही है, तो वो तो एक मैसेज है कि नहीं। अगर आपने कहा कि जाति व्यवस्था के थ्रू आरक्षण मिला, तो हम आप यहाँ लेके आए, एक किसी पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति को यहाँ लेकर आए, अब क्या यहाँ के बाद भी आरक्षण की जरूरत है? यही तो बहस है इस वक्त। हर व्यक्ति को मैंने आपको बता दिया कि वो अगर बच्चा छोड़ता है तो उसकी खुशी मतलब छोड़ दे। अपन क्योंकि आरक्षण एक अलग तरह का मुद्दा है, और उसका अपन तो कह रहे हैं इसको जड़ से खत्म करेंगे जातिगत आरक्षण को, लेकिन जड़ इसकी जाति प्रथा है। तो आप जड़ को तो मतलब और कोई टहनी पत्ती तोड़ के आप सोचते इसे सुधारा जाएगा, तो उसे कोई सुधार ज्यादा आएगा नहीं। सर मुझे नहीं लगता, अगर मैं सिर्फ आप पे बात करूं, कि आपके बच्चों के साथ कभी कोई कुछ गलत हो सकता है। अब ये तो बच्चे खुद जानते होंगे उनके साथ क्या क्या हुआ, तो आपके घर में आके बताते होंगे ना। तो घर में तो देखो ऐसा है, अब वो तो आपने पहले ही बता दिया, अब भाई लूज कमेंट्स तो लोग करते रहते हैं, और वो जाति के आधार पर करते हैं तो करते होंगे, तो इसलिए इन चीजों से। सर अगर लूज कमेंट की बात करेंगे ना, तो वो तो EWS को भी लेके हो रहा है। हाँ तो इसीलिए तो अपन कह रहे हैं, तो भैया सबको ऐसा नहीं है कि EWS को नहीं, उसको उनको भी बोला जा रहा है ना। आई थिंक सुदामा कोटा बोलते हैं उसको, हाँ उनको भी लोग टीज करने के लिए। हाँ तो इसीलिए तो अपन कह रहे हैं भाई ये वो तो जैसे जो उसमें मतलब EWS वाला है, वो तो अपन कहते हैं भाई जाति प्रथा खत्म हो जाएगी तब भी रख सकते हैं उसको, तो गरीबी अमीरी के आधार पर। हाँ अच्छा पॉइंट आपने छेड़ा। अगर हम जाति हटा दें और आर्थिक आधार ले ले तो, अगर आर्थिक आधार ले ले तो, आर्थिक आधार ले लो बढ़िया बात है, लेकिन जाति प्रथा को मिटाओ तो सही। तो इसको तो छेड़ना ही नहीं चाहते आप, जाति प्रथा मिटाने के लिए क्या क्या मतलब अभियान चलाएंगे उसकी बात करो। सर तो जाति प्रथा कैसे खत्म होगी? अगर मेरे सामने कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे पे जाए, आप सर जाति छोड़ सकते हैं ना, मैं छोड़ सकती हूँ ना, क्या हम जैसे लोग भी पढ़े लिखे? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे छोड़ने से मेरे बच्चे छोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अपन तो प्रभावी काम करना चाहते हैं। आप एक छोटी सी बात करना, आपने जिस काम को शुरू किया मतलब नास्तिक होने का, जब मैं शुरू में ही बातचीत आपसे कर रही थी, तो इस देश की आबादी तकरीबन 140 करोड़, और उसमें से सिर्फ 1% लोग नास्तिक हैं, जिनमें से एक आप हैं। तो अगर आपने यहाँ एक नई शुरुआत की है, तो जाति वाले एंगल से क्यों नहीं शुरुआत नहीं हो सकती? शुरुआत करता रहा हूँ, तो ये मिटाने के लिए तो प्रयास कर रहा हूँ भाई, जाति प्रथा के लिए तो पूरा प्रयासरत हूँ, और इसके लिए तो मतलब और आगे बहुत तेजी से अभियान चलाने की भी जरूरत है, मैं चलाऊंगा अभी। सही, चलिए अब इस पे भी हम रैपिड फायर ले लेते हैं, मतलब एक एक शब्द में आप जवाब दे सकते हैं। आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो वर्तमान परिस्थिति में हाँ या नहीं? वर्तमान परिस्थिति हाँ। जाति आधारित या आर्थिक आधार? दोनों ही जरूरत है। नहीं एक कोई जवाब दीजिए। ये तो दोनों दे रखे हैं EWS नहीं, अभी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दोनों ही अभी तो होना चाहिए, मतलब जाति भी और आर्थिक भी। हाँ अभी तो ये जो चारों वर्ग का है वो ठीक है। ओके, SC ST या EWS अगर एक चूज करना हो? वर्तमान में तो दोनों ही।
नहीं, एक चूज कीजिए एक सर। कैसे चूज होगा? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, आर्थिक आधार या जाति तो आधार। जाति फिर बेटी वही- तो नहीं, ये नहीं, आप तो मतलब उधर से एक कदम ही नहीं उठा, इसको शुरू वाला। मैं आपसे पर्टिकुलर आपका पॉइंट हाँ, तो पूछ मैं रही ही हूँ। कह रहा हूँ, हाँ। मैं भी हो सकता है आगे चल के अपने विचारवाड़े करेंगे इसको, हम्म, लेकिन पहले जाति प्रथा में इसको ढीला तो करेंगे, इसको कमजोर तो करेंगे, इसको तो आप उसको तो छेड़ना नहीं चाहते। मतलब आपके हिसाब से आरक्षण अभी भी होना चाहिए, आर्थिक भी और जाति भी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं सरकार के जो क्या क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं, देखो अगर इसमें जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं हाँ, अभी। मतलब कोर्ट कर दे सर एक या एक शब्द में जवाब नहीं, देना, इसमें लेंदी मैं- हो रहा है, देखो ताकि मैं- हमारे दर्शक हाँ, जल्दी मैं जल्दी सुन इसमें सकें। ज्यादा इसलिए गहराई में नहीं जा रहा, हम्म, मैं सरकार कर दे, कोर्ट कर दे, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा हम्म। बस। सरकार कर दे तो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आपसे अगर आपकी पसंद पूछूं कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं, तो मैंने कह दिया ना, मैं तो जो सरकार के साथ है। हाँ, जो सरकार कर दे हाँ, वो आपको कोर्ट कर दे चाहे सरकार। एक्सेप्टेबल है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हाँ या नहीं, अब इस वैसे पे भी बहुत बहस होती है। हाँ, इस पे भी बहुत बहस चल रही है, लेकिन अभी तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक कोई भी जवाब दे सकते हैं आप। अभी प्राइवेट तो सेक्टर हाँ, रिप्रेजेंटेटिव मैं तो अभी तक जब तक जाति प्रथा है, जब तक मैं सभी तरह के उसमें पक्ष में ही हूँ। तो प्राइवेट में भी आरक्षण चाहिए। हाँ, ओके, प्रमोशन में रिजर्वेशन हाँ या नहीं, उसमें भी promotion- वर्तमान में चल रहा है वो सही है, मतलब जो प्रमोशन सरकार में करे वो भी ठीक है। रिजर्वेशन हाँ, सरकार जो चाहिए। करे ठीक ओके, है। रिजर्वेशन सुधार या समाप्त, मतलब रिजर्वेशन पे सिर्फ डिबेट करें हम, भाई स्थिति मैं तो देखें या खत्म कर दे पूरी तरीके मैं से। तो जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात सर करूंगा, एक तो कोई इसमें जवाब। तो यही आऊंगा मैं। रिजर्वेशन में सुधार या मतलब सुधार अभी करना है या देखो समाप्त सुधार तो करना है? कर दिया, चारों वर्गों हाँ, को कर दिया, हाँ। तो ये तो सुधार ही है। हाँ। अब तो जाति प्रथा को मिटा के इसको खत्म नहीं, इसमें करेंगे। सुधार जैसे मैं आपसे तब से जो पूछ रही हूँ कि क्रीमी लेयर वाला सुधार हो सकता है ना, कि एक पीढ़ी को बस आरक्षण मिले, अगर जाति के आधार पर भी मिले तो सिर्फ एक को मिले, और उसके बाद देखो- परिवार में सुधार आ गया। देखो अब इसमें अगर मैं लंदी जाएंगे हाँ। हम अभी इसमें अगर नैतिकता बढ़ हाँ। जाए ना जो, तो ये ठीक है। मेरिट या सोशल जस्टिस, अब वर्तमान में जो चल रहा है वो ठीक है। इसमें सर ये सबका एक ही जवाब दे रहे एक हैं ही आप। जवाब नहीं, आ रहा है आप, तो- आप एक कोई भी चूज कर सकते हैं, तो चूज कर रखा है मतलब सोशल जस्टिस, इसका जवाब फिर यही हुआ। दोनों ही जो वर्तमान चल रहा है उसके पक्ष में हूँ। तो सोशल जस्टिस है ना, हाँ, वर्तमान में तो मतलब जो मेरिट नहीं, दोनों ही चल रही है, मेरिट भी है। मेरिट नहीं है क्यों? मतलब जहां आरक्षण है वहां फिर मेरिट पीछे आता है ना? उनमें भी मेरिट ही क्योंकि बनती ज्यादा नंबर आ गया। SC ST में मेरिट बनती है, तो वहां भी ऐसा नहीं। संविधान का आर्टिकल 15-16 सही है या बदलाव की जरूरत है? ये सही है। अभी वर्तमान की परिस्थिति, वर्तमान जो सामाजिक परिस्थितियां उन्नति, ये सारी चीज सही है। मतलब कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, 50% सेलिंग बनी रहनी चाहिए या हटनी चाहिए? वो तो वैसे ही 60 तो पहुंच गए। कास्ट सेंसस हाँ या नहीं, जातिगत जनगणना? देखो अब तक जब समाज में जाति प्रथा है, जब तक तो सब चलेंगे। हाँ, वन नेशन वन रिजर्वेशन पॉलिसी हाँ या नहीं? फिर मैं समाज से शुरू करूंगा, मैं तो वहां से नहीं करूंगा। समाज में बदलाव लाके फिर अपन को वन मतलब आप पक्ष में है, रिजर्वेशन के पक्ष में। क्या आपका अपना बच्चा भी रिजर्वेशन का लाभ ले तो आपको आपत्ति होगी? ये सवाल तो खैर मैं पूछ चुकी हूँ, फिर भी जवाब दीजिए। मैंने कह दिया बच्चे का अपना है, वो छोड़ना चाहे लेना चाहे उसकी मर्जी है, उसका अपना हक है। मतलब आप सपोर्ट में हैं? मैं तो उसको कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसको अगर निर्णय लेगा मैं समझ गई, दर्शक भी समझ रहे हैं। नहीं अगर आज देखो, आपको आप- चुनना पड़े देखो, आप सुनो। रिजर्वेशन या सुनो इक्वल मैडम, अपॉर्चुनिटी, आप क्या जो- चूज करेंगे? नहीं, सर जो मैं- रैपिड फायर खेल रहे हैं, बाद जो में मैं कह रहा इसके हूँ बाद ना, डिबेट कर लेते आप हैं। ऐसे अपनी तरफ से ऐसे मत जोड़ो। नहीं सर, आप अभी ये जवाब दीजिए, नहीं, फिर इस मैं पर डिटेल उसका जाते हैं। जवाब दे रहा हूँ। मैंने कह दिया बच्चा छोड़ दे, तो मैं उसको थोड़ी कहूंगा तो आपको उसको फोर्स नहीं करेंगे। अगर हाँ, आपका बस- बच्चा राजी है देन हाँ, आपको ओके, हाँ। ठीक है, ओके। अगर आपको चुनना पड़े रिजर्वेशन या इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्या चूज करेंगे? वही बात है जो पहले चली आ रही है, जो वर्तमान एक शब्द में, हाँ, एक शब्द में बता दीजिए। वर्तमान में चला रहा है सिस्टम। एक शब्द में रिजर्वेशन की सबसे बड़ी समस्या, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी नजर में रिजर्वेशन की कोई समस्या है? रिजर्वेशन तो एक तरह से जाति प्रथा के समाधान के लिए लगाया था। हाँ, लेकिन अभी कोई नुकसान है उससे, या कुछ भी आपको फॉल्ट दिख रहा है? भाई अब कुछ लोगों में ऐसे वैमनस्यता रहती है, वो ऐसा सोचते भी है, लेकिन उनको इसको थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत है। एक शब्द में रिजर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा, ये आपके मूड का सवाल है, बताइए। भाई ये तो है कि भाई रिप्रेजेंटेशन सब जातियों का, जो कमजोर तबके थे Reservation उनको की भी वजह से। मतलब मिल रहा आप है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं तो है रख सर। तो रहा हूँ। हाँ, मतलब आप पक्ष में है तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा काम है बस सवाल पूछना। आप अपना मैंने तो पक्ष कह रख दिया सकते भाई वर्तमान में जो समाज की व्यवस्था है, हाँ। तो वर्तमान सारी व्यवस्था अभी तक ठीक है। रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट या संसद आखिरी फैसला किसका होना चाहिए? सरकार मतलब संसद का, या फिर सरकार और संसद? सरकार संसद मतलब संसद का ही होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट देखो उनको ज्यादा लीडरशिप तो प्रधानमंत्री लेकिन की होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, वो गए भी होंगे, लेकिन मैं तो संसद को ही मानता मतलब हूँ। संसद। हाँ। ओके ओके, आपको पता है नेता बचा लेंगे नहीं नहीं, रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है। मेरा ये है कि उनको तो मतलब जो कानून है उनको तो फैसले देने होते हैं, हाँ। उनको नियम बनाने का अधिकार नहीं है। मतलब है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से नियम बनाता है ना, हाँ, हाँ। उसको हक नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नियम वहां से बनाने का नियम काम, वैसे भी नहीं हाँ, बनेगा, नियम तो बनाने का काम तो संसद का ही है। संसद से ही बनेगा। हाँ। नहीं, कई बार जो दायरा है अगर उससे कोई किसी राज्य की सरकारें चली जाती हैं तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से फिर उस पर रोक लग जाती है। उस सेंस में ये सवाल था आई थिंक। तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि भाई संसद का अधिकार हाँ, होना चाहिए। ठीक है, इसको खत्म करते 2047 तक रिजर्वेशन रहेगा या खत्म हो जाना चाहिए? अब तो देखो मैं बताऊं, अपनी विचारधारा चलेगी 10-5 साल में से बदलाव हो जाएगा बस। बदलाव हो जाना हाँ, हो चाहिए। जाएगा, मतलब हो जो जाएगा। माहौल बन रहा है। नहीं, समाज में बदलाव लाएंगे तभी इसका बदलाव होगा। ठीक है, फाइनल अब कमेंट रिजर्वेशन पे। अब जो आप पॉइंट रखना चाहते थे जिसको लेकर मैं बीच में टोक रही थी, अब आप फाइनल कमेंट कर सकते हैं, जो पॉइंट्स आपके छूट गए थे। देखो, आरक्षण के मामले में जो सोच इसकी मोहन भागवत की है, जो सोच नरेंद्र मोदी की है, जो सोच संसद की है, मैं वर्तमान परिस्थिति में उसी के पक्ष में हूँ। मैं पहले ही आपसे आपके सामने कह चुकी थी और फिर दोहरा दे रही हूँ अपने दर्शकों के सामने कि इस देश में जब तक चुनावी राजनीति है तब तक कोई भी नेता किसी भी पार्टी का नेता, चाहे वो बीजेपी हो, देश की सबसे बड़ी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार की पार्टी हो, जेडीयू, आरजेडी, कोई इस पे हाथ नहीं डालने वाला है। ये आग है, इसमें कोई हाथ नहीं डालेगा। लेकिन मैं आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग से या जो उच्च अधिकारी रहे हैं उनसे ये पॉइंट इसलिए समझना चाह रही थी कि एक जो दूसरे समाज के लोगों में एक ये बहुत गहरे तौर पे बातें आ गई हैं कि नहीं हमारे साथ हकमारी हो रही है, तो आप जैसे अधिकारी ही उन्हें बता सकते हैं कि आरक्षण की जरूरत क्यों है, क्यों नहीं हटना चाहिए। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही हूँ बस। जैसे 80 साल पहले आरक्षण नहीं था, हाँ, जाति प्रथा तो थी, हाँ, तो उस समय क्या मतलब ये जातिगत वैमनस्यता नहीं थी क्या? अब आपने कहा भाई उनके मन में वैमनस्यता बढ़ रही है, तो ये तो जब भी थी वैमनस्यता, जो आरक्षण नहीं था, तो ये तो हजारों साल से चल रही है। तो जाति प्रथा ही इसका मूल कारण है। अब अपन मूल को नहीं हटा के जड़ को तो हटाए नहीं, जड़ को तो छेड़े नहीं, और टहनी पत्ती तोड़ करके अपन बदलाव लाना चाहते हैं तो उस बदलाव आएगा नहीं, उसे मतलब और मतलब स्थिति कोई सुधार नहीं आएगा। सर, आप इस बात को मानते हैं ना कि 10 इयर्स के लिए ही इसका प्रावधान था? इसमें ऐसा नहीं था। जो 15 और 16 वाला है, हाँ, ये तो परमानेंट है, और जो चुनाव वाला था उसमें था, और अभी भी जो संशोधन होता है वो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं का ही होता है। ये 15 और 16 में जो है वो तो पहले से ही मतलब परमानेंट है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि जाति प्रथा को मिटा के हम सबको बदल सकते हैं। तो जाति प्रथा मिटाने का ऑप्शन क्या हो सकता है? वही अपन ने बताया था कि एक तो जैसे सरनेम लगाना, सरकार की तरफ से निर्देश आदेश हो, एक ये जातिगत जो संगठन बने हुए हैं इन पर पाबंदी लगे, इनको बैन करे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये यूपी को लेकर कमेंट किया, हाँ, कि वहां पे जातिगत कोई भी चुनावी सभा नहीं की जानी चाहिए, कोई ऐसी सभा ही नहीं हो जिसमें जातियों के जो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि इस जाति का महासभा, ये या पुलिस की जो FIR कॉपी है उसमें भी जाति का जिक्र नहीं होगा। उससे क्या बदल गया यूपी में? वहां अभी हम बैक टू बैक देख रहे हैं कि वहां पे जो सत्तासीन पार्टी है उसके तरफ से भी जातिगत सम्मेलन हो रहे हैं, और जो विपक्षी खेमा है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया और उसके बाद भी नहीं हट रहा है। तो अपन ये कहा ये तो संसद को और विधानसभा को करना, हाँ, चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की बात को ज्यादा मानेंगे नहीं। अगर विधानसभा और लोकसभा या संसद करेगी तब उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए अपन कहते हैं क्योंकि वहाँ मतलब जनता का समर्थन तो उनको प्राप्त है। लेकिन पार्टियां जाति नहीं हटाएंगी, आपस में लोग। तो इसका हाँ, समाधान बता रहा हूँ, हाँ, मैं। अब नई राजनीति आएगी और उसमें फिर ये चीजें वो इसको लेके आएंगे। अगर भाई हम इस पे प्रयास करेंगे, इसको मिटाएंगे, तो लोग उनको समर्थन देंगे। जो वर्तमान में जो जातियों को मतलब प्रमोट कर रहे हैं या उनके मतलब मुख्य समर्थक है, वो धीरे धीरे से मतलब पिक्चर से हटते जाएंगे दूर। सर, गुस्ताखी के लिए माफी, मजबूरी में ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसी चर्चा होती है। मैं पत्रकार हूँ तो मेरा काम है सवाल पूछना। मीणा समाज को लेकर हमेशा से लोगों के जहन में एक भ्रम रहा है, भ्रम भी नहीं कह सकती, इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं। लोग ये कहते हैं कि मीणा समाज जितना बढ़ चुका है आगे और जितना आगे आ चुका है, अब उसको किसी भी सूरत में आरक्षण की जरूरत नहीं है। और ये देश की शायद वो जाति है जिसको लेकर पर्टिकुलर कोट किया जाता है। वहां फिर दलित नहीं कहा जाता है, वहां फिर मीणा समाज अलग से कोट करके बोला जाता है कि अब इनको
आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप देखो, आपका इस पे टेक क्या है? मैं तो मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा हाँ। का मतलब वाहक हूँ, और मैं उसी बोलता हूँ, मैं कोई जाति का वाहक हूँ नहीं, तो मैं कोई जाति को डिफेंड करने के लिए मैं हूँ भी नहीं। मैं एक पॉलिसी के मैटर के तहत आपने आरक्षण की तो जाति प्रथा की बात मैंने करी, तो मैं इसका कोई जवाब देने के लिए मैं सोचता भी नहीं हूँ। मेरा कोई, मैं अब कब मेरे दिमाग में ऐसी बात ही नहीं आती मैं इस जाति को डिफेंड करूँ, तो ये मेरा काम नहीं। मैं क्योंकि आप धर्म पे भी खुल के बोल रहे हैं, और जाति भी तो इस मैं देश की एक एक बुराई है, सामाजिक बुराई हम कह सकते हैं मतलब मैं उसका जिम्मेदार क्यों, मैं मानता ही नहीं जाति प्रथा को। मैं तो कह रहा हूँ मैं मानता ही नहीं उसको। सर, आप जाति प्रथा नहीं मानते, आरक्षण मानते हैं, रिजर्वेशन मानते हैं। नहीं, देखो, जाति प्रथा का मतलब मैंने अपने आप को ऊपर कर लिया। हाँ। तो मैं तो अब मैं उसका वो कैसे बनूंगा वकील, भाई मैं इस जाति को डिफेंड करूं। आप ही से तो शुरुआत होगी ना सर। मैंने कर देना सबसे, मैं तो सबका रेफरी बन गया जाति प्रथा से ऊपर उठ के। एक बात बताओ, मोदी जी कोई आरक्षण का फायदा नहीं ले रहे, हाँ। लेकिन फिर भी जनता के लिए काम वो आरक्षण दे रहे हैं। मोहन भागवत कोई फायदा नहीं ले रहे। मैं बता रही हूँ, ऐसे फायदा लेते हैं ना, वो मंच पे जाते हैं, चुनावी मंच पे, उनका फायदा मैं आपको गिनाती हूँ। और मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, क्या इसका फायदा नहीं लेते हैं वो? नहीं, देखो, वो तो जनरल सीट से चुनाव लड़ता है। अगर वो मंच से बोल रहे नहीं, हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन वो तो चुनाव तो जनरल सीट से लड़ता है। नहीं, वो अपनी जाति के हिसाब से थोड़े चुनाव। ऐसे मोहन भागवत तो वो भी नहीं रहा, वो भी इसको जो रिजर्व सीट नहीं है वहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी जाति का, चाहे वो दलित हो या जनरल कास्ट का हो या फिर ओबीसी हो, कोई भी लड़ सकता है। तो अब मान लीजिए कोई, नहीं, आपने कहा कि मोहन भागवत नहीं फायदा ले रहे हैं और वो नहीं फायदा ले रहे हैं। अब ब्राह्मण भी मान ले आरक्षण के पक्ष में खड़ा हो रहा है, या कोई राजपूत भी हो रहा है, तो वो तो अपने मतलब नियम नैतिकता के हिसाब से खड़े हो रहे हैं, या समझ के हिसाब से खड़े हो रहे हैं। तो वो उस हिसाब से तो मतलब फायदा लेने की बात नहीं कह रहे, अपने कह रहे हैं जाति प्रथा। सर, धर्म खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जाति नहीं खत्म होनी चाहिए। क्यों? आप यही तो कह रहे हैं, लबोलवाब यही है। नहीं, उल्टा मैं तो कह रहा हूँ जाति प्रथा को खत्म करेंगे ताकि आरक्षण मिटने में आसानी हो जाए। लेकिन जब मैं आपसे पर्टिकुलर पूछ रही हूँ तो आप नहीं इस पे अग्री कर रहे हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ, जाति प्रथा को मिटाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। बट आपसे शुरुआत होगी ना, अगर आप रिजर्वेशन छोड़ेंगे तो फिर ऐसे शुरुआत। हाँ। इस तरह से जो आप व्यक्तिगत सोच रहे हो ना, इससे फायदा नहीं मिलेगा। सर, आप मेरे सामने हैं इसलिए मैं आपका उदाहरण दे रही हूँ, मैं व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने उदाहरण ले दिया। हाँ, आज मोदी जी भी कह देंगे ना तब भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इसमें बहुत जोर आएगा। मोहन भागवत ने कई बार टिप्पणी करी है तो उसको भी जोर आ रहा है। वो आरएसएस का अध्यक्ष है, उसने भी कहा था भाई बिहार में चुनाव हार गए थे आरक्षण के मुद्दे पे। नहीं, चुनाव तो जीते हैं वो, हारे नहीं, 2015 में स्टेटमेंट आया था मोहन भागवत जी का आरक्षण को लेकर, तो ये लालू प्रसाद यादव ने उसको बहुत विस्तार दिया कि ये लोग आरक्षण खत्म करने वाले हैं, और इस पे ये मैसेज कन्वे हो गया, और उसके बाद वहां चुनाव वो हार गए। तो वो तो उल्टा आरक्षण के पक्ष में बोलते हैं मोहन भागवत, तो वो तो कह रहे हजारों उस समय उन्होंने खिलाफ में बोला था, तो उसका तो मुझे ध्यान नहीं, पर वो तो पक्ष में बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में इतना आसान नहीं है जैसे बोल देना मेरे छोड़ देने से अगर ये देश सुधर जाए ना, जाति प्रथा खत्म हो जाए, तो मैं तो करे छोड़ दूं। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसको करने के तरीके मुझे पता है कि इसको कैसे कैसे लाना है। इसमें जिन लोगों की इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट है उनको आगे बढ़ना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा। एक मिशन मतलब रैली, मतलब एक फ्लड के रूप में आएगा। अच्छा, जो लोग इस मूवमेंट को तैयार कर रहे हैं, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप चलते? उनको मैं यही कहूंगा कि भाई जाति प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयास करो जितना आपसे हो सके। जब जाति प्रथा लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसकी फिर आप अपन आराम से इसको खत्म कर लेंगे। इसमें इतना जोर नहीं आएगा क्योंकि ये तो कानून बनाया रही तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जाति प्रथा अपने परवरिश में रस बस जाती है, और वो बच्चों के चाहे नौकरी नहीं लगा, कोई आरक्षण का फायदा नहीं, उसके भी लागू हो जाती है। तो इसलिए जाति प्रथा को मिटाने के लिए प्रयास करेंगे तो भी बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने कई बार देखो कोई गांव का अनपढ़ आदमी है, वाल्मीकि जाति का है, उसने आरक्षण कोई फायदा नहीं लिया, तो छुआछूत उससे भी हो रही है, ऊंच नीच उससे भी हो रहा है। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा भी जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो ऊंच नीच छुआछूत जातिगत भेदभाव इनको खत्म किया जाए। फिर धीरे धीरे अपन को और प्रयास करते जाएंगे। इस पर लगातार, मतलब जैसे आज दिल्ली है, वो एक दिन में तो दिल्ली ऐसी नहीं बनी। ये जो 2-2, 3-3 मतलब मंजिल की रोड है, एक दिन में थोड़ी बनी है, लेकिन शुरुआत बन गई। आपके पास अब एक ही सवाल मैं कितने बार लेके आऊं, मैंने कहा कि आप जब ये आईपीएस अधिकारी बन गए, तो आपके साथ मुझे नहीं लगता कि कोई दुर्व्यवहार कर सकता है, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, या आपके रिश्तेदार के साथ, क्योंकि वो भी कहते होंगे अरे मेरे रिश्तेदार तो आईपीएस अधिकारी हैं, है ना। तो फिर जब आप भी इस जाति प्रथा को खत्म करने को, मतलब जाति का फायदा लेने से नहीं हट रहे हैं,
तो फिर और लोगों से मैं अरे कैसे मैं उम्मीद कर आपको सकती कह हूँ? दिया कि व्यक्तिगत से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, यहाँ तो इसको मूवमेंट के रूप में चलाना पड़ेगा, तब फर्क पड़ेगा। अगर व्यक्तिगत, तो अगर मेरे उसके छोड़ने से फायदा अब मिल आप जाए, रिटायर होने वाले हैं, हाँ, क्या आप इसको लेकर कुछ मैं तो मूवमेंट, पूरा क्योंकि करूँ। हाँ, हाँ, मैं क्या तो आप इस जोर शोर से इस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए पहले तो ऊंच नीच छुआछूत खत्म करने के लिए करूंगा, फिर इस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए मैंने तो उसमें लक्ष्य लिख रखा है, भाई जाति विहीन समाज बनाएंगे, जाति मुक्त समाज बनाएंगे। ये तो अपने जो विचारधारा है उसका प्रमुख आधार है। लेकिन कई लोग ऐसे सोचते हैं, आरक्षण खत्म होने से जाति खत्म हो जाएगी, वो उसको थोड़ा ढंग से नहीं समझ पा रहे। वो जड़ को तो मतलब सेफ रखना चाहते हैं और सोचते हैं टहनी पत्ती सारी तोड़ लूंगा तो ये जड़ खत्म, ये पेड़ खत्म हो जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं जो भी इस तरीके के आंदोलन को लीड करने वाले लोग हैं कि पहले आप जाति हटाइए, हाँ, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से नहीं, मैं कह रहा हूँ 70% लोग बाग इस सोच के तैयार हो जाएंगे। मैं पूरा 60% तो हो सकता है उसकी अपन नहीं करते, वो तो हाइपोथेटिकल, लेकिन 60-70% 50% से ऊपर भी हो जाएंगे, तो फिर इस पे तो आसानी से हो जाएगा। ये तो नियम बनाते हो जाएगा। मौजूदा वक्त का ये बहुत ज्वलंत मुद्दा था। हमारे आधे घंटे या 1 घंटे की बातचीत से इसका समाधान नहीं निकलने वाला। बहुत शुक्रिया सर बेबाकी से बातचीत करने के लिए। मेरी ये कोशिश थी कि आपके जरिए मैं उन लोगों तक ये मैसेज कन्वे करूं जिनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, क्यों है, क्यों नहीं हट रहा है। तो बहुत हद तक आपने बताने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रीमा जी, और जो साथी पॉडकास्ट को सुनेंगे उनको भी धन्यवाद। थैंक यू सर।